नमस्कार। टैक्स पॉइंट इंडिया के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। होता क्या है, आप जानते हैं कि आपकी इनकम 5 हेड्स में कंप्यूट होती है। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस इनकम, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अगर सारे हेड्स में प्रॉफिट हो कोई दिक्कत नहीं है। आपकी ग्रॉस टोटल इनकम, पांचों हेड्स का समेशन को हम लोग ग्रॉस टोटल इनकम बोलते हैं। लेकिन अगर सपोज कहीं कोई लॉस हो, किसी हेड में लॉस हो या किसी सोर्स ऑफ इनकम से आपको लॉस हो, तो वो लॉस आपके दूसरी इनकम से एडजस्ट होगा या नहीं होगा, या दो हेड्स के बीच में आपस में लॉस का एडजस्टमेंट होगा या नहीं होगा, इसकी पढ़ाई आपको इस चैप्टर में पढ़नी है, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। आइए चालू करते हैं सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। 3 टाइप की पढ़ाई इसमें अपने को करनी है। 3 टाइप की नॉलेज आपको ये चैप्टर होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद हो जाना चाहिए। पहला है इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। इंट्रा हेड एडजस्टमेंट का मतलब यह है कि सपोज एक ही हेड के अंदर आपके 2 सोर्सेस ऑफ इनकम है। फॉर एग्जांपल, आप टेक्सटाइल का भी बिजनेस करते हैं और कंप्यूटर्स का भी बिजनेस करते हैं। दोनों की इनकम कौन से हेड के अंदर टैक्सेबल होगी? बिजनेस इनकम के अंदर दोनों ही इनकम टैक्सेबल होगी। One is your income from textile business and another one is your income from कंप्यूटर बिजनेस। अगर दोनों में प्रॉफिट है कोई दिक्कत नहीं, दोनों को ऐड कर दिया, आप बोलेंगे मेरी बिजनेस इनकम इतनी है। लेकिन सपोज एक बिजनेस में प्रॉफिट है और एक बिजनेस में लॉस है, तो इन दोनों के बीच में आपका लॉस एडजस्ट होगा या नहीं होगा, क्योंकि दोनों एक ही हेड के अंदर ये दोनों सोर्स एडजस्ट होने वाले हैं। एक ही हेड के अंदर ये दोनों सोर्स फॉल करते हैं। इन दोनों का आपस में क्या रिलेशनशिप है, उसकी पढ़ाई हम लोग सेक्शन 70 में पढ़ेंगे। दैट इज टर्म्ड एज इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। इसको दूसरी लैंग्वेज में इंटर सोर्स एडजस्टमेंट भी बोलते हैं। एक ही हेड के अंदर जब 2 सोर्स फॉल करते हैं, इन दोनों के बीच का क्या रिलेशनशिप है, उसकी पढ़ाई हमको सेक्शन 70 में पढ़नी है, नोन एज इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, 2 हेड के बीच में क्या रिलेशनशिप है, बिजनेस लॉस क्या अदर सोर्सेस की इनकम से एडजस्ट होगा या नहीं होगा। यानी कि जब एक हेड में प्रॉफिट है और एक हेड में लॉस है, इन दोनों का आपस में क्या एडजस्टमेंट होगा, क्या रिलेशनशिप है, ये हमको पढ़ना है। टर्म्ड एज इंटर हेड एडजस्टमेंट, सेक्शन 71 में ये कवर्ड है। फिर हमको पढ़ना है कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। सपोज किसी साल में कोई लॉस एडजस्ट नहीं हो पाया, आपके पास इनकम सफिशिएंट नहीं है या कुछ रिलेशनशिप के इश्यूज है हेड्स के बीच में, तो उस लॉस का क्या होगा? क्या वो लॉस नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड होगा? कैरी फॉरवर्ड होगा तो फिर कैसे एडजस्ट होगा, क्या प्रोविजन है, कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, इसकी पढ़ाई आपको कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस इस सेगमेंट में हम लोग पढ़ेंगे। एक एक करके हम लोग अभी चालू कर रहे हैं। लेट्स चल, इन लोग का फैमिली ट्री। ग्रॉस टोटल इनकम के 5 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 5। 1 2 3 4 एंड 5। पहले बच्चे का नाम है सैलरी, दूसरे का नाम है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तीसरे का नाम है प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, चौथे का नाम है कैपिटल गेन्स एंड लास्ट वन इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इस कैपिटल गेन के 2 लड़के हैं, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। Get it? Similarly, other sources के 3 बच्चे हैं, owning and maintaining race horse, lottery, winning from lotteries, crossword puzzles, etc. That is casual income. And last one is other income. BP के 3 बच्चे हैं, speculative income, income from speculative business, income from business specified under section 35 AD, इसको थोड़ा सा नीचे तान देते हैं, income from non speculative business, that is non speculative income.
इन दोनों के कोई बच्चे है नहीं, सैलरी और एचपी के कोई बच्चे है नहीं। यहां तक तो हम लोग सब लोग जानते ही हैं, कोई मैंने नया बात नहीं बताया, बट ये एक फैमिली है, एकता कपूर का शो है, फैमिली मेलो ड्रामा। सबका सबके साथ रिलेशनशिप कैसा है ये आपको समझना है। ये अगर समझ में आ जाएगा तो ये चैप्टर 2 मिनट का आपके लिए काम है। गट इट? सैलरी, एचपी, बीपी, सीजीएस, ओएस is the 5 heads of the income. BP is classified into 3 category. Speculative income, specified income, business from income from a specified business under section 35 AD. Non-speculative income. CG is classified or categorized into 2 parts, long term or short term. And other sources is categorized into 3 parts, owning and maintaining resources, lottery income and other income. इस फैमिली में सबसे रॉयल ये लोग है, सबसे रॉयल फैमिली, सबसे रॉयल पर्सन जो है वो ये है, कैपिटल गेन। रॉयल होने का मतलब ये हो गया दे आर ही इज द किंग, और किंग का एक रूल होता है, ही इज अ नाइस गुड किंग। किंग का एक रूल होता है, रूल ये है किंग कभी भी किसी से हेल्प नहीं लेता, पर अगर किसी को हेल्प की रिक्वायरमेंट है, किसी को हेल्प चाहिए, तो वो अपनी तरफ से 100% फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। गॉट माई पॉइंट? कैपिटल गेन इज द किंग ऑफ द फैमिली। ही नेवर आस्क एनी हेल्प फ्रॉम एनी फैमिली मेंबर इन हिज नीड, बट अगर किसी को प्रॉब्लम है, किसी फैमिली मेंबर को दिक्कत है, तो वो अपना सब कुछ देने के लिए तैयार रहता है। इस कैपिटल गेन के भी ये जो 2 बच्चे हैं, उसमें भी ये लॉन्ग टर्म जो बड़ा भाई है वो बहुत शानदार पर्सन, बहुत ही अच्छा आदमी है। उसका भी यही प्रिंसिपल है, फादर का जो प्रिंसिपल है, किसी भी ब्रदर को प्रॉब्लम है, किसी भी अंकल या अंकल के बच्चे को प्रॉब्लम है, आई एम देयर, हमारे तरफ से 100% आप ले सकते हैं, बट अगर प्रॉब्लम है तो हम किसी से हेल्प नहीं लेंगे। गॉट इट? साथ साथ में ये बड़ा भाई भी है। जब दूसरे लोगों के लिए इतनी अच्छी सोच है इसकी, तो अपने छोटे भाई यानी शॉर्ट टर्म के लिए भी इसकी सोच यही है। बोलता है कि अगर छोटे भाई को प्रॉब्लम है, अगर छोटे भाई को प्रॉब्लम है तो हमारे दरवाजे उसके लिए 100% खुले हुए हैं, लेकिन अगर हमको तकलीफ है तो हम अपनी तकलीफ छोटे भाई तक नहीं लेके जाएंगे, अब अपना तकलीफ हम खुद ही सेटल करेंगे। यानी कि अगर लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट हो और शॉर्ट टर्म में नुकसान हो, ये एडजस्टेबल है। बट अगर शॉर्ट टर्म में प्रॉब्लम है, लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम है और शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट है, तो क्या ये हेल्प लेगा? क्या बड़ा भाई बोलेगा नहीं भैया हमको कोई तकलीफ नहीं है, शॉर्ट टर्म से कभी भी, यानी जो छोटा ब्रदर है उससे आप हेल्प नहीं लोगे। ये प्रिंसिपल याद रहेगा कि नहीं रहेगा? पहला बात। अब आते हैं इन लोगों के बारे में, अदर सोर्सेस की फैमिली के बारे में। इनकी भी फैमिली बहुत अच्छी है, 3 बच्चे हैं, अर्निंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज, लॉटरी एंड अदर इनकम। ये जो बंदा है अर्निंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज, ये बेचारा बिना मतलब ही बदनाम है। सबसे अच्छा बंदा यही है, इस दुनिया का सबसे बेहतरीन आदमी यही है। कहता है किसी भी चाचा भाई को प्रॉब्लम हो हमारे से ले लो, हम अपनी तकलीफ किसी को नहीं देंगे, हम अपनी तकलीफ किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, लेकिन पूरी फैमिली में, पूरे जीटीआई की फैमिली में किसी भी ब्रदर को प्रॉब्लम है और हमारे पास कुछ करने के लिए है तो हमसे हेल्प आप ले सकते हो। सबसे अच्छा बंदा है, इतना अच्छा बंदा आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। दूसरा भाई, लॉटरी, विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स एक्सेट्रा, दैट इज कैजुअल इनकम। ये दुनिया का सबसे सेल्फिश पर्सन है, इतना सेल्फिश है, बोलता है कि फैमिली में किसी को भी तकलीफ हो और हमारे पास प्रॉफिट है, हम अपना प्रॉफिट नहीं शेयर करेंगे, हमारा प्रॉफिट सिर्फ हमारा है, हम किसी के साथ भी शेयर नहीं करेंगे, और हाँ अगर हमको भी नुकसान है तो हम किसी से लेंगे भी नहीं। सर हमको तो कभी नुकसान होता ही नहीं है, ही इज वेरी सेल्फिश पर्सन, इसमें कभी माइनस इनकम होती ही नहीं, होती है तो प्लस ही होता है। इसने देख लिया कि हमको तो हमेशा प्लस ही होना है, माइनस तो हम कभी होंगे नहीं, तो इसलिए हेल्प ही मत करो, ना लेंगे ना देंगे। इस दुनिया का सबसे सेल्फिश बंदा यही है, ध्यान रहेगा। अदर इनकम, ये बेचारा
अच्छा बंदा है, सबके साथ इसका रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, सबसे लेता भी है, सबसे देता भी है, प्रोवाइडेड सामने वाले को लेने में दिक्कत नहीं हो। सर सामने वाले को लेने में सर जब सपोज ये लॉन्ग टर्म है, ये माइनस में है, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट में है, और अदर इनकम जो है ये भी प्रॉफिट में है, तो अदर इनकम क्या अपना प्रॉफिट लॉन्ग टर्म के नुकसान के साथ एडजस्ट करवा देगा क्या? सर ये लॉन्ग टर्म जो बंदा है ना, बहुत प्रिंसिपल वाला बंदा है और बहुत ही इमोशनल पर्सन है। एकता कपूर का मेलो ड्रामा हम लोग देख रहे हैं। बोलता है कि मैं अपने छोटे भाई से तो लेता नहीं हूं क्योंकि मैं बड़ा हूं, मैं अपनी तकलीफ अपने तक ही रखूंगा। अगर मैं छोटे भाई से नहीं लूंगा और चाचा के लड़के से लूंगा, मैं अपने ओन ब्रदर से हेल्प नहीं लूंगा और चाचा के लड़के से लूंगा, तो मेरा छोटा भाई को बड़ा तकलीफ हो जाएगी, छोटा भाई को अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए ये अपना प्रिंसिपल ही बना रखा है, हम किसी से भी नहीं लेंगे, लेकिन किसी को भी प्रॉब्लम है हमारे से आप हेल्प ले सकते हो। वेरी नाइस पर्सन, कितने अच्छे आदमी है नहीं? ये एकता कपूर का मेलोड्रामा का कहानी है, स्टोरी है, वहीं से मैंने लिया है। अब आते हैं इस थर्ड बच्चा बीपी के पास। जो बीपी के 3 लड़के हैं, स्पेकुलेटिव इनकम फ्रॉम बिजनेस स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 35 AD और नॉन स्पेकुलेटिव इनकम। ये इस फैमिली में बड़ा भाई है। स्पेकुलेटिव इनकम, बहुत अच्छा आदमी है, बिना मतलब ये बदनाम है। बोलता है कि छोटे भाई को अगर कोई भी प्रॉब्लम है, आई एम देयर। छोटे भाई को अगर कोई प्रॉब्लम है और हमारे पास प्रॉफिट है, आई एम देयर, डोंट वरी। लेकिन इसका भी प्रिंसिपल अच्छा है। बोलता है कि अगर हमको प्रॉब्लम हुई तो हम अपने छोटे भाई को प्रॉब्लम नहीं देंगे, अगर हमको प्रॉब्लम हुई तो छोटे भाई को प्रॉब्लम नहीं देंगे। यानी जस्ट लाइक लॉन्ग टर्म की तरह इसका भी प्रिंसिपल बहुत अच्छा है। लॉन्ग टर्म की तरह इसका भी प्रिंसिपल बहुत अच्छा है। ये बोलता है छोटा भाई अगर प्रॉब्लम में है तब उसकी तो हेल्प कर देंगे, लेकिन अगर हम प्रॉब्लम में रहेंगे तो छोटे भाई से लेंगे नहीं। एरो का डायरेक्शन आप जैसे भी समझना समझ लो। हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर इसमें प्रॉफिट है और इसमें माइनस है, ये ऑफसेट हो जाएगा, पर अगर इसमें प्रॉफिट है और इसमें माइनस है तो ऑफसेट नहीं होगा। नॉन स्पेकुलेशन में प्रॉफिट है, स्पेकुलेशन में माइनस है, ऑफसेट नहीं होगा। स्पेकुलेशन इज अ बिग ब्रदर, उसका प्रिंसिपल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा आदमी है, लोग इसको ऐसे ही बदनाम करके रखा है। नॉन स्पेकुलेटिव छोटा बच्चा है, सबके अपने भाइयों के साथ अच्छा रिलेशनशिप है, प्रॉब्लम में अगर है तो किसी के साथ भी एडजस्ट हो जाता है। अगर कोई भाई प्रॉब्लम में है लेकिन ये सिंस छोटा ब्रदर है, इससे हेल्प कोई लेता नहीं है। अगर ये दोनों भाई प्रॉब्लम में है तो इस भाई से नहीं लेते, गॉट इट। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम में है, नॉन स्पेकुलेटिव अगर प्रॉब्लम में है, तो ये दोनों भाई इसको देने के लिए तैयार है। बहुत अच्छी रिलेशनशिप है भैया, भाइयों के बीच में बहुत अच्छा टर्म्स है। अब अगर इसकी बातचीत करें, स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 35 AD, बोलता है अगर हम तकलीफ में है हम किसी से हेल्प नहीं लेगा, अगर हम प्रॉब्लम में है हम किसी से हेल्प नहीं लेगा, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम में है, कोई भाई प्रॉब्लम में है तो हम उसकी हेल्प कर देगा। ये है मझला भाई, ये है बड़ा भाई, ये है छोटा भाई। मझला भाई से भी, जब बड़ा भाई का तो प्रिंसिपल यही है, हम छोटे भाइयों से लेता ही नहीं है। यानी कि स्पेकुलेशन में प्रॉफिट है और नॉन स्पेकुलेशन में इनकम लॉस है, एडजस्टेबल है। रिवर्स सिचुएशन एडजस्टेबल नहीं है। लेकिन अगर स्पेसिफाइड बिजनेस में लॉस है तो और स्पेकुलेशन में इनकम है, इससे मझले भाई का भी प्रिंसिपल यही है कि हम भी किसी से हेल्प नहीं लेंगे, हम अगर किसी छोटे भाई को चाहिए तो हम प्रोवाइड कर देंगे, गॉट इट। HP और सैलरी के बारे में बातचीत करें, सैलरी का कोई बच्चा नहीं है, लेकिन एक ये भी फायदे की बात है, इसमें कभी माइनस नहीं होता, ये हमेशा प्लस ही रहता है। बहुत अच्छा है इसका स्ट्रक्चर। ऐसा कभी होता है कि आप कहीं पर सर्विस भी कर रहे हो, एम्प्लॉयमेंट भी हो और साथ में आपको पैसा भी देना पड़ रहा है, ऐसा थोड़ी होता, आपको तो मिलेगा ही। हर हाल में यहाँ पे प्रॉफिट ही होना है। HP बहुत अच्छा इनका रिलेशनशिप है, इनके आपस में भी, इनके भी अगर सपोज 2 अलग अलग आपके पास हाउस प्रॉपर्टी है, वन इज सपोज सेल्फ ऑक्यूपाइड, वन इज लेट आउट, आपस में अगर प्रॉफिट लॉस है तो दोनों मिक्स हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इट्स अ वेरी गुड रिलेशनशिप अमॉन्ग
दीज ब्रदर्स, जितने भी भाई हो आपस में मिल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5 हो तो 5 का प्रॉफिट लॉस एक ही निकल के आता है। ज्वाइंट फैमिली है इन लोग की। गट इट? यहां तक समझ में आया? अब अगर हम लोग बातचीत करें, ये तो हो गया बच्चा, एक ही परिवार का रिलेशनशिप के बारे में हम लोगों ने बातचीत किया है। अभी तक जितना भी हमने बातचीत किया, एक ही फैमिली की रिलेशनशिप के बारे में बातचीत किया। बीपी है तो बीपी के बच्चों के आपस में रिलेशनशिप बातचीत किया। कैपिटल गेन है तो कैपिटल गेन के आपस के बच्चों के रिलेशनशिप के बातचीत किए। अदर सोर्सेस के भी आपसी बच्चों के आपसी रिलेशनशिप के बारे में हमने बातचीत किया। ये जो बच्चों के आपसी रिलेशनशिप के बारे में जो बात हो रहा है, यानी कि आप अगर एक छोटा सा इस एग्जाम्पल को समझिए, HP1 HP2, ये दोनों ही बच्चे एक ही हेड के अंदर कवर्ड है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर कोई इनकम एक ही हेड के अंदर कवर्ड हो बट अलग अलग, इनको कहते हैं हम लोग अलग अलग जो सोर्सेस है, दिस इज कॉल्ड सोर्स 1, सोर्स 2, सोर्स 3, इस तरीके से कहा जाएगा। ये जो सोर्सेस अगर एक ही हेड के अंदर कवर है, अगर इनके रिलेशनशिप के बारे में बातचीत करें तो इनको कहते हैं इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। ये प्रॉफिट लॉस जो आपस में एडजस्ट हो रहा है, दिस इज टर्म्ड एज इंट्रा हेड एडजस्टमेंट, या फिर इसको दूसरा एक और वर्ड कह सकते हैं, इंटर सोर्स एडजस्टमेंट। ये जो पढ़ाई है ये आपकी सेक्शन 70 में पढ़ाई है। इंट्रा हेड एडजस्टमेंट की जो पढ़ाई है वो आपको सेक्शन 70 में पढ़ना है। 70 में आपको पढ़ना है। चाहे इनकी रिलेशनशिप की बातचीत हो, चाहे इनकी रिलेशनशिप की बातचीत हो, चाहे इनकी रिलेशनशिप की बातचीत हो, ये आपको कहां पढ़ना है? सेक्शन 70 में। ये सारे इंट्रा हेड एडजस्टमेंट हो रहे हैं। ये जितने भी कहानियां हो रही है सब इंट्रा हेड एडजस्टमेंट की हो रही है। अब अगर इन बच्चों का रिलेशनशिप अपने चाचा के साथ कैसा है, अगर ये पढ़ाई अगर हमको पढ़नी है, यानी कि बीपी का रिलेशनशिप सीजी के साथ, सीजी का रिलेशन ओएस के साथ, ये जो पढ़ाई है ये हुआ इंटर हेड एडजस्टमेंट। इनका क्या रिलेशनशिप है वो भी आप लोग समझ लेते हैं। बाकी का तो सब कुछ अच्छा है, बाकी जो नॉमेनक्लेचर नीचे जो चल रहा है, बेटों का जो चल रहा है वही हिसाब से इनके फादर्स का भी वैसा ही नेचर है। पर एक नेचर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इस फैमिली में इस सैलरी भाई का बिजनेस भाई के साथ अच्छा नहीं रिलेशनशिप है। इन दोनों का सैलरी और बीपी का आपसी रिलेशनशिप कॉर्डियल नहीं है, अच्छी रिलेशनशिप में ये लोग नहीं है, अच्छे टर्म्स में नहीं है। सैलरी में कभी माइनस होता नहीं है। बीपी बोलता है कि हमारा माइनस भले ही हो गया हो, हम अदर भाइयों से हेल्प ले लेगा अगर वो लोग देते हैं तो, लेकिन सैलरी भाई से हम अपना लॉस शेयर नहीं करेगा, हम अपनी तकलीफ सैलरी भाई से शेयर नहीं करेगा। यानी कि इन दोनों का रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। बाकी इन लोगों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। तो क्या सर लॉन्ग टर्म में अगर लॉस हो तो क्या बीपी की इनकम से एडजस्ट हो जाएगा क्या? अरे भाई क्या बात कर रहे हो, ही इज ए वेरी नाइस पर्सन। बोलता है कि अगर हम छोटे भाई से हेल्प नहीं लेता, लेकिन अगर चाचा से हेल्प लेगा तो छोटा भाई तकलीफ नहीं करेगा, उसके मन में तकलीफ नहीं आ जाएगी, ले बड़े भैया ने मेरे से हेल्प नहीं ली, चाचा से पहले हेल्प ले लिया। ऐसा थोड़ी होता है। ही इज ए वेरी नाइस पर्सन। अगर ये अपने छोटे भाई से हेल्प नहीं ले सकता तो अपने चाचा से भी हेल्प नहीं लेता, इतना अच्छा आदमी है। सर ये शॉर्ट टर्म तो अपने बिग ब्रदर से हेल्प लेता है, तो क्या अपने चाचा से भी ले लेगा क्या? अरे भाई बोला तो ये राजा का फैमिली है, राज परिवार किसी के साथ मांगने नहीं जाता है, हेल्प जरूर कर देगा बट अपनी तकलीफ को अपने तक ही लिमिटेड रखेगा। सीजी सबकी तकलीफ सॉल्व करेगा, पर अगर खुद प्रॉब्लम में है, राज परिवार प्रॉब्लम में है, तो वो अपनी प्रॉब्लम किसी के साथ भी शेयर नहीं करेगा। गॉट इट? सर स्पेकुलेशन में लॉस है, क्या वो कैपिटल गेन के साथ एडजस्ट हो जाएगा क्या? अरे भाई स्पेकुलेशन भी तो लॉन्ग टर्म के सिद्धांत पर ही है। प्रिंसिपली वो बोलता है कि मैं बड़ा भाई हूं, मैं अपने छोटे भाई से ले नहीं रहा हूं, और अगर चाचा से लूंगा, चाचा के लड़के से लूंगा, तो मेरा छोटा भाई नाराज नहीं हो जाएगा, ये इमोशनली ब्रेकडाउन नहीं हो जाएगा। ले बड़े भैया तो चाचा से तकलीफ शेयर कर लिए, पहले तो हमसे शेयर कर लेते, हम ही दे देते, इसलिए इसने मांगने का सिस्टम ही नहीं रखा। सर नॉन स्पेकुलेटिव, ये तो अपने भाई से मांगता है, तो क्या ये राज परिवार है क्या? नहीं है, राज परिवार तो ये अगर बड़े भाई के साथ पास अगर प्रॉफिट एडजस्ट हो जाए, लॉस एडजस्ट हो जाए तो वेरी गुड, नहीं तो ये चाचा से ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सैलरी चाचा से नहीं लेगा, सैलरी का इसके पापा के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं है।
इसमें लॉस है, पहले तो इनके साथ एडजस्ट कर लेगा, अगर नहीं है तो चाचा के पास जाएगा, चाचा के पास जाएगा लेकिन सैलरी चाचा के पास नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि इसके पापा का यानी बीपी का सैलरी के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। गॉट इट? सर एचपी में अगर लॉस हो जाए तो ये सारा मिला मिलू के HP1 HP2 सारा मिला के लॉस, बोलता है कि सारा लॉस हो जाए, जो भी लॉस है वो अदर्स भाइयों के साथ एडजस्ट कर लेगा। लेकिन एचपी भी एक बहुत अच्छा पर्सन है, कहता है कि मैं अपने ब्रदर्स को मैक्सिमम अप टू 2 लाख रुपया तक का तकलीफ दूंगा। अगर इससे ज्यादा मुझे लॉस है, अगर इससे ज्यादा मुझे लॉस है तो वो लॉस मैं अपने पास ही रखूंगा। अप टू दिस अमाउंट तक अगर पॉसिबल हुआ तो मैं अपने भाइयों से शेयर कर लूंगा। सर क्या ये लॉस इस लॉटरी से भी एडजस्ट हो जाएगा क्या, लॉटरी इनकम से? अरे भाई बोला तो ये तो सबसे सेल्फिश आदमी है, इसका तो नेचर ही है, तो बोलता हम तो किसी का भी लॉस एडजस्ट नहीं करेगा, शेयर नहीं करेगा। तो भले ही इनका और इनका रिलेशनशिप अच्छा है, हाउस प्रॉपर्टी और अदर सोर्सेस का रिलेशनशिप अच्छा है, पर ये तो बेचारा सेल्फिश आदमी है, ये तो किसी का भी लॉस नहीं लेता। ध्यान रहेगा? यानी कि एचपी में लॉस लॉटरी इनकम के साथ एडजस्ट नहीं होगा, लॉटरी इनकम के साथ तो किसी का भी लॉस एडजस्ट नहीं होगा, बिकॉज ही इज द मोस्ट सेल्फिश पर्सन इन दिस वर्ल्ड। आई बात समझ में? सर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है क्या कि इनका लॉस आपस में एडजस्ट हो गया, तब तो ठीक है, वेरी गुड। लेकिन अगर लॉस एडजस्ट नहीं हो पाया तो क्या होगा? सारे रूल, इतनी इनकम ही नहीं है पर लॉस ज्यादा है, प्रॉफिट कम है, तो क्या होगा? बोलता है अगर लॉस एडजस्ट हो जाए तो वेरी गुड, गिवन कंडीशंस के साथ अगर लॉस एडजस्ट हो जाए तो वेरी गुड, अगर नहीं होता है तो वो लॉस कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे, वो लॉस हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। सर कैरी फॉरवर्ड करके क्या करेंगे? बस कैरी फॉरवर्ड करने के बाद कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड करेंगे और किसके साथ बाद में एडजस्ट करेंगे? सर जब पीढ़ी चेंज हो जाएगी, यानी कि जब एक जनरेशन चेंज हो जाएगा तो जिस हेड का लॉस है उसी हेड के साथ एडजस्ट होगा। ये हमेशा आप ध्यान रखिएगा, जिसका लॉस उसी हेड के साथ एडजस्ट होगा। ये जो चाचाओं के साथ लेने की बात हो रही है, ये खाली करंट प्रीवियस ईयर के लिए बातचीत होगी। जब लॉस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, नेक्स्ट जनरेशन में चला जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ इसी हेड के साथ, जिसका लॉस उसी हेड के साथ एडजस्ट होगा। ध्यान रहेगा? दूसरी बात, सर कितने साल तक? 40 साल तक लॉस कैरी फॉरवर्ड करेंगे क्या? सर एक चीज बताइए मेरे को, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 7 पीढ़ी का रिश्ता है, 7 जन्मों का साथ है, तो यहां पर भी वही कंसेप्ट एप्लीकेबल है। गवर्नमेंट बोलती है आप तो 7 जन्म समझते ही आ रहे हैं, हम लोग एक और आपको एक्स्ट्रा दे रहे हैं। इन जनरल जितने भी लॉस कैरी फॉरवर्ड होंगे वो 8 साल तक एडजस्टेबल रहेंगे। किसके साथ एडजस्टेबल होंगे? अपने ही हेड की इनकम के साथ। उसके बाद चाचा ताऊ नहीं है। ध्यान रहेगा? कुछ केसेस में इस पीरियड को कम करके 8 साल की जगह 4 जनरेशन किया गया, पढ़ेंगे किस में है। और कुछ केसेस में कैरी फॉरवर्ड है ही नहीं, कुछ केसेस में कैरी फॉरवर्ड है ही नहीं। जनरली 8 साल मिलेगा, कुछ केसेस में 4 साल मिलेगा, और कुछ केसेस में कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। एक एक करके हम लोग सब चीज पढ़ाई करेंगे। और बस एक ये थंब रूल जरूर याद रखना कि लॉस कैरी फॉरवर्ड होने के बाद सिर्फ और सिर्फ उसी हेड में एडजस्ट होगा। ध्यान रहेगा? आगे बढ़े। कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी दिक्कत हो, आप इस वीडियो में के नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट डालिए और हम आपकी हेल्प करने की 100% कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब इसको, इस मेलोडी ड्रामा को इनकम टैक्स की जो लैंग्वेजेस है, प्रोविजंस की जो हिसाब किताब है, उसमें हम लोग समझ लेते हैं। मोटा मोटी यही आपको मेलो ड्रामा ध्यान रखना है। इंट्रा हेड एडजस्टमेंट सेक्शन 70 बातचीत किए थे कि जब 2 सोर्सेस एक ही हेड के अंदर फॉल होता हो और एक में प्रॉफिट एक में लॉस हो, उन दोनों का कैसे एडजस्टमेंट होगा, ये आपको सेक्शन 70 में पढ़ना है। दैट एडजस्टमेंट इज टर्म्ड एज इंट्रा हेड एडजस्टमेंट, और थोड़ा लूजली इंटर सोर्स एडजस्टमेंट भी कहते हैं।
फॉर एग्जाम्पल यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का, इनकम फ्रॉम HP1, HP2, HP3, ये तीनों कंबाइंड करके ही तो आपका नेट जो रिजल्ट आएगा उसी को हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कहेंगे। मान लीजिए इनकम फ्रॉम HP में लॉस है, HP2 में प्रॉफिट है, HP3 में लॉस है, ये तीनों का नेट रिजल्ट जो होगा दैट इज टर्म्ड एज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये जो आपस में एडजस्टमेंट हो रहा है ये इंटर सोर्स एडजस्टमेंट हो रहा है, ये एक हेड है, इनका आपसी रिलेशनशिप कैसा है ये अपने को पढ़ाई अभी पढ़नी है। ये कहाँ पे लिखी हुई है? सेक्शन 70 के अंदर, इंटर हेड एडजस्टमेंट सेक्शन 70। When the net result of any source of income is lost, it can be set off against income from any other sources under the same head. कोई भी लॉस अगर एक ही हेड के अंदर एक सोर्स है उसमें लॉस है और दूसरे में प्रॉफिट है, एडजस्ट हो सकता है सब्जेक्ट टू सर्टेन लिमिटेशंस। क्या लिमिटेशंस है सर? पहला लिमिटेशन, सारी लिमिटेशन अपने को आती है, वो फैमिली ड्रामा में सारी लिमिटेशन अपने पढ़ ली है, बस आप खाली बस थियोरेटिकली जो टेक्निकल लैंग्वेज के साथ पढ़ना है वो अपने को समझना है। एक्सेप्शन 1, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सर बातचीत तो किए थे सर, कैपिटल गेन हेड किसी और से हेल्प लेगा नहीं, लॉन्ग टर्म अपने छोटे भाई से हेल्प लेगा नहीं, और बच्चा ही कौन है? लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म से एडजस्ट होगा नहीं, छोटे भाई से हेल्प लेगा नहीं, और बच्चा ही कौन है? लॉन्ग कैपिटल गेन के तो दो ही बच्चे होते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। छोटा भाई तो दोनों अपना भी एडजस्टमेंट कर सकता है और अपने भाई बड़े भाई से भी एडजस्ट कर लेगा। बातचीत किए थे, नया चीज़ हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, वो उस फैमिली मेलो ड्रामा में हम लोग A to Z पढ़ चुके हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पहले केस में 80,000 का 80,000 का पॉजिटिव फिगर है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 40,000 का निगेटिव फिगर है। अगर आपको कोई बोलेगा कैपिटल गेन हेड के अंदर इनकम कितनी हुई इस साल की, तो आप बोलिएगा 80,000। क्यों 80,000? बड़ा भाई को अगर माइनस है, बड़ा भाई प्रॉब्लम में है, वो छोटे भाई से हेल्प लेगा नहीं। लॉन्ग टर्म इज अ बिग ब्रदर, अपने स्मॉल ब्रदर से, अपने छोटे भाई से हेल्प नहीं लेगा। ये जो इनकम है ये आपकी इस हेड में इनकम इस साल की रह जाएगी। तो सर इस 40,000 का क्या होगा? इस 40,000 को आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे नेक्स्ट ईयर से। कैरी फॉरवर्ड के भी रूल्स कैसे हैं वो आगे हम लोग पढ़ेंगे, बातचीत किए ही हुए अपने। 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड होगा, इसी हेड में एडजस्ट होगा, वो सब जो प्रोविज़न हम लोग पहले उस चार्ट में बातचीत किए उसी को ही उसी लाइन पर ये सब अपने को पढ़ाई करनी है। केस बी, शॉर्ट टर्म में माइनस 90,000 और लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट है, पॉजिटिव फिगर है 1,20,000 का। सर छोटे भाई की हेल्प के लिए बड़ा भाई अवेलेबल है या नहीं है? हाँ जी अवेलेबल है। कैपिटल गेन इज़ वेरी नाइस पर्सन, लॉन्ग टर्म इज़ वेरी गुड पर्सन, बड़ा भाई भी बहुत अच्छा है। 30,000 इज टर्म्ड एज ए इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन। तो सर कैरी फॉरवर्ड इसमें, सर पूरा लॉस तो एडजस्ट तो हो गया, और क्या चीज़ को कैरी फॉरवर्ड करोगे? डबल बेनिफिट लेना चाहते हो? ऐसा नहीं हो रहा, ये लॉस एक ही बार एडजस्ट हो रहा, हो चुका है वो। आगे बढ़े। दूसरा एक्सेप्शन, लॉस ऑफ ए स्पेकुलेशन बिजनेस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ स्पेकुलेशन बिजनेस अंडर द हेड BP. However, loss from a non-speculative business can be set off against speculative income. बातचीत किए थे, स्पेकुलेशन इनकम BP हेड का बड़ा बच्चा है, वो बोलता है कि हम अपने छोटे भाइयों की हेल्प करने के लिए रेडी है, लेकिन अगर हम प्रॉब्लम में हैं तो हम किसी की हेल्प नहीं लेगा। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। एक एग्जांपल दिया हुआ है, स्पेकुलेशन बिजनेस पॉजिटिव फिगर 80,000, नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस निगेटिव फिगर 40,000। क्या ऑफसेट होगा? क्या छोटा भाई कौन है? नॉन स्पेकुलेटिव, उसमें माइनस है, बड़ा भाई तो पॉजिटिव में, बड़ा भाई अपने दरवाजे ओपन कर लेगा। इट्स कम्स टू 40,000 पॉजिटिव इनकम अंडर द हेड BP फॉर दिस करंट ईयर। सर स्पेकुलेटिव बिजनेस केस बी में 90,000 निगेटिव एंड नॉन स्पेकुलेटिव 1 लाख पॉजिटिव। सर क्या ऑफसेट कर दें क्या? बड़ा भाई बोलेगा नहीं भाई हम तो छोटे भाई से हेल्प नहीं लेगा। प्रॉफिट कितना? 1 लाख। इस 90,000 का क्या होगा सर? सर चाचा के साथ जाएंगे क्या? ये बड़ा भाई बोलेगा भाई अगर हम चाचा के पास जाएंगे, छोटे भाई से हमने हेल्प नहीं लिया,
तो मेरे छोटे भाई को प्रॉब्लम, इमोशनली प्रॉब्लम होगी, वो सोचेगा क्या मेरे बारे में, इसलिए हम चाचा के पास भी नहीं जाएंगे इस साल, हम अपने लॉस को अपने तक ही रखेंगे, अगर रह गया है तो हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, कैरी फॉरवर्ड होने के बाद भी उसी हेड के अंदर एडजस्ट होगा। आगे बढ़े। अब दो सोर्सेस एक ही हेड के अंदर फॉल होता हो और एक में प्रॉफिट एक में लॉस हो, उन दोनों का कैसे एडजस्टमेंट होगा, ये आपको सेक्शन 70 में पढ़ना है। दैट एडजस्टमेंट इज टर्म्ड एज इंट्रा हेड एडजस्टमेंट, और थोड़ा लूजली इंटर सोर्स एडजस्टमेंट भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का, इनकम फ्रॉम HP1, HP2, HP3, ये तीनों कंबाइंड करके ही तो आपका नेट जो रिजल्ट आएगा उसी को हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कहेंगे। मान लीजिए इनकम फ्रॉम HP में लॉस है, HP2 में प्रॉफिट है, HP3 में लॉस है, ये तीनों का नेट रिजल्ट जो होगा दैट इज टर्म्ड एज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये जो आपस में एडजस्टमेंट हो रहा है ये इंटर सोर्स एडजस्टमेंट हो रहा है, ये एक हेड है, इनका आपसी रिलेशनशिप कैसा है ये अपने को पढ़ाई अभी पढ़नी है। ये कहाँ पे लिखी हुई है? सेक्शन 70 के अंदर, इंटर हेड एडजस्टमेंट, सेक्शन 70। When the net result of any source of income is lost, it can be set off against income from any other sources under the same head. कोई भी लॉस अगर एक ही हेड के अंदर एक सोर्स है उसमें लॉस है और दूसरे में प्रॉफिट है, एडजस्ट हो सकता है सब्जेक्ट टू सर्टेन लिमिटेशंस। क्या लिमिटेशंस है सर? पहला लिमिटेशन, सारी लिमिटेशन अपने को आती है, वो फैमिली ड्रामा में सारी लिमिटेशन अपने पढ़ ली है, बस अब खाली बस थियोरेटिकली जो टेक्निकल लैंग्वेज के साथ पढ़ना है वो अपने को समझना है। एक्सेप्शन 1, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सर बातचीत तो किए थे सर, कैपिटल गेन हेड किसी और से हेल्प लेगा नहीं, लॉन्ग टर्म अपने छोटे भाई से हेल्प लेगा नहीं, और बच्चा ही कौन है? लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म से एडजस्ट होगा नहीं, छोटे भाई से हेल्प लेगा नहीं, और बच्चा ही कौन है? लॉन्ग कैपिटल गेन के तो दो ही बच्चे होते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। छोटा भाई तो दोनों अपना भी एडजस्टमेंट कर सकता है और अपने भाई बड़े भाई से भी एडजस्ट कर लेगा। बातचीत किए थे, नया चीज़ हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, वो उस फैमिली मेलो ड्रामा में हम लोग A to Z पढ़ चुके हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पहले केस में 80,000 का 80,000 का पॉजिटिव फिगर है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 40,000 का निगेटिव फिगर है। अगर आपको कोई बोलेगा कैपिटल गेन हेड के अंदर इनकम कितनी हुई इस साल की, तो आप बोलिएगा 80,000। क्यों 80,000? बड़ा भाई को अगर माइनस है, बड़ा भाई प्रॉब्लम में है, वो छोटे भाई से हेल्प लेगा नहीं। लॉन्ग टर्म इज अ बिग ब्रदर, अपने स्मॉल ब्रदर से, अपने छोटे भाई से हेल्प नहीं लेगा। ये जो इनकम है ये आपकी इस हेड में इनकम इस साल की रह जाएगी। तो सर इस 40,000 का क्या होगा? इस 40,000 को आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे नेक्स्ट ईयर से। कैरी फॉरवर्ड के भी रूल्स कैसे हैं वो आगे हम लोग पढ़ेंगे, बातचीत किए हुए हैं अपने। 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड होगा, इसी हेड में एडजस्ट होगा, वो सब जो प्रोविज़न हम लोग पहले उस चार्ट में बातचीत किए उसी को ही, उसी लाइन पर ये सब अपने को पढ़ाई करनी है। केस बी, शॉर्ट टर्म में माइनस 90,000 और लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट है, पॉजिटिव फिगर है 1,20,000 का। सर छोटे भाई की हेल्प के लिए बड़ा भाई अवेलेबल है या नहीं है? हाँ जी अवेलेबल है। कैपिटल गेन इज़ वेरी नाइस पर्सन, लॉन्ग टर्म इज़ वेरी गुड पर्सन, बड़ा भाई भी बहुत अच्छा है। 30,000 इज टर्म्ड एज ए इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन। तो सर कैरी फॉरवर्ड इसमें, सर पूरा लॉस तो एडजस्ट तो हो गया, और क्या चीज़ को कैरी फॉरवर्ड करोगे? डबल बेनिफिट लेना चाहते हो? ऐसा नहीं होगा, ये लॉस एक ही बार एडजस्ट हो रहा, हो चुका है वो। आगे बढ़ें। दूसरा एक्सेप्शन, लॉस ऑफ ए स्पेकुलेशन बिजनेस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ स्पेकुलेशन बिजनेस अंडर द हेड BP. However, loss from a non-speculative business can be set off against speculative income. बातचीत किए थे, स्पेकुलेशन इनकम BP हेड का बड़ा बच्चा है, वो बोलता है कि हम अपने छोटे भाइयों की हेल्प करने के लिए रेडी है, लेकिन अगर हम प्रॉब्लम में हैं तो हम किसी की हेल्प नहीं लेगा। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। एक एग्जांपल दिया हुआ है, स्पेकुलेशन बिजनेस पॉजिटिव फिगर 80,000, नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस निगेटिव फिगर 40,000। क्या ऑफसेट होगा? क्या छोटा भाई कौन है? नॉन स्पेकुलेटिव, उसमें माइनस है, बड़ा भाई तो पॉजिटिव में, बड़ा भाई अपने दरवाजे ओपन कर लेगा।
It comes to 40,000 positive income under the head BP for this current year. सर स्पेकुलेटिव बिजनेस केस बी में 90,000 निगेटिव एंड नॉन स्पेकुलेटिव 1 लाख पॉजिटिव. सर क्या ऑफसेट कर दें क्या? बड़ा भाई बोलेगा नहीं भाई हम तो छोटे भाई से हेल्प नहीं लेगा. प्रॉफिट कितना? 1 लाख. इस 90,000 का क्या होगा सर? सर चाचा के साथ जाएंगे क्या? ये बड़ा भाई बोलेगा भाई अगर हम चाचा के पास जाएंगे, छोटे भाई से हमने हेल्प नहीं लिया तो मेरे छोटे भाई को प्रॉब्लम, इमोशनली प्रॉब्लम होगी, वो सोचेगा क्या मेरे बारे में, इसलिए हम चाचा के पास भी नहीं जाएंगे इस साल. हम अपने लॉस को अपने तक ही रखेंगे, अगर रह गया है तो हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे. ठीक है, कैरी फॉरवर्ड होने के बाद भी उसी हेड के अंदर एडजस्ट होगा. आगे बढ़े. एक्सेप्शन नंबर 3, loss incurred in activity of owning and maintaining resources can be set off against income from such activity only. बातचीत किए थे. सबसे दुनिया का सबसे बेहतरीन पर्सन यही है. एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्स 80,000 पॉजिटिव फिगर, रेंट फ्रॉम लैंड 20,000 माइनस नेगेटिव फिगर. क्या ऑफसेट हो जाएगा क्या? हाँ जी एकदम ऑफसेट हो जाएगा. अच्छा बंदा है, ऑफसेट करवा लिया. बट केस बी में ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्स में माइनस फिगर है 90,000 एंड रेंट फ्रॉम लैंड इज पॉजिटिव फिगर. ये बंदा बोलता है हम तो सबकी तकलीफ में काम आएगा, लेकिन हमारी तकलीफ में हम अपनी तकलीफ किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे. हैंसफोर्थ 1,30,000. रिमेनिंग का क्या होगा सर? कैरी फॉरवर्ड. ध्यान रहेगा. आगे बढ़े. सर ऐसा हो जाए तो सपोज यहाँ पर भी माइनस फिगर 10,000 और यहाँ पर भी माइनस फिगर 15,000. क्या होगा सर? 10,000 तो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, 15,000 इस अदर सोर्सेज का लॉस रहेगा. ये आप पहले चाचाओं से एडजस्ट कर लेना, चाहे सैलरी चाचा हो, चाहे बीपी चाचा हो, चाहे सीजी चाचा हो, एचपी चाचा हो, किसी भी चाचा से एडजस्ट कर लेना. अगर अदर चाचा के पास भी इनकम नहीं है तो ये बस यहीं ख़त्म. यानी कि अदर सोर्सेज में अदर इनकम वाला जो पार्ट है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होता. ध्यान रहेगा. अदर एक्सेप्शन सब अपने को आता है. उस मेलोड्रामा में हमने सब कुछ सीख लिया, अब खाली उसकी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं. Loss of a specified business covered under Section 35 AD can be set off only against the profit of other specified business. बातचीत किए थे 35 AD में अगर कोई लॉस है तो 35 AD के ही बिजनेस से वो एडजस्ट होगी, चाहे सेम बिजनेस हो चाहे कोई दूसरा बिजनेस, पर वो बिजनेस स्पेसिफाइड बिजनेस होना चाहिए अंडर सेक्शन 35 AD. लॉस फ्रॉम ए नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस. बातचीत किए थे. ये भी तो इनकम फ्रॉम बिजनेस स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 35 AD इज़ ए वेरी नाइस पर्सन. बातचीत किए थे. छोटे भाई की हेल्प जरूर करेगा, ऑब्वियसली ये ही विल डू इट. सबसे स्वार्थी आदमी. बातचीत किए थे. नो लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, रेसेस, कार्ड गेम, गैम्बलिंग और बैटिंग एक्सेट्रा. बातचीत किए थे. सबसे सेल्फिश बंदा यही है, बोलता है कि हम किसी के भी हेल्प नहीं करने वाले, हमको कभी माइनस होता नहीं है, हमको दरकार नहीं है और हम किसी की हेल्प नहीं करेंगे. लॉस फ्रॉम ए सोर्स विच ऑफ इनकम ऑफ विच इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी इनकम. सपोज आपको एग्रो इनकम की जगह माइनस है, एग्रो लॉस है. सर इनकम अगर एग्जेम्प्ट होता है तो वो लॉस जो है वो भी तो एग्जेम्प्ट ही मानना चाहिए आपको. वो लॉस का भी आप कुछ नहीं करेंगे, वो लॉस टैक्सेबल इनकम के साथ, टैक्सेबल बिजनेस के साथ एडजस्ट नहीं होगी. अब आते हैं इंटर हेड एडजस्टमेंट. बीपी और सीजी के बीच में क्या रिलेशनशिप है? ये जो हेड वाइज एडजस्टमेंट होता है उसको हम लोग कहते हैं इंटर हेड एडजस्टमेंट. इसकी पढ़ाई कहाँ लिखी हुई है? सेक्शन 71 में. हम लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं. कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन को यूज़ कीजिए, कमेंट डालिए. टैक्स पॉइंट इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में कमेंट डालिए.
पढ़ाई किए थे। लॉस अंडर द हेड कैपिटल गेन कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम अंडर एनी अदर हेड, बातचीत तो किए थे सर। कैपिटल गेन जो है वो किंग है, और किंग कभी भी किसी से हेल्प नहीं लेगा, पर किसी को भी प्रॉब्लम है अपनी प्रॉफिट, अपनी संपत्ति दे देगा, अपनी वेल्थ दूसरों के लिए दे देगा। लॉस अंडर एनी अदर हेड एग्जाम्पल बिजनेस लॉस शैल बी अलाउड टू बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन, बातचीत किए। एक एग्जाम्पल आपके सामने है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पॉजिटिव 80,000, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निगेटिव 60,000, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निगेटिव 20,000। सर सबसे पहले तो आप सेक्शन 70 अप्लाई कीजिए, होगा क्या? हाँ जी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। छोटा भाई माइनस में है, बड़ा भाई तो फायदे में है, आपस में ऑफसेट कर लेंगे। अब इनका नेट कितना बचा? 20,000 पॉजिटिव। कैपिटल गेन हेड तो दूसरे भाई को देता ही है, इस भाई को दिक्कत है, इस चाचा को दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, हम हैं, एडजस्ट करवा लो। ग्रॉस टोटल इनकम कितनी हुई? नील। कोई भी दिक्कत समझने में हो तो जरूर कमेंट करें। केस नंबर बी, लॉन्ग टर्म निगेटिव फिगर 90,000, शॉर्ट टर्म निगेटिव फिगर 30,000, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 1,30,000 पॉजिटिव। सर इन दोनों का समेशन करते हैं 120 निगेटिव आता, पर यह है राज परिवार, बातचीत किए थे। कैपिटल गेन इज द किंग। कैपिटल गेन किसी से भी हेल्प नहीं लेगा, मतलब नहीं लेगा। ये जो लॉसेस है, दिस लॉसेस शैल बी कैरी फॉरवर्ड, एंड ये जो है यही आपकी ग्रॉस टोटल इनकम रह जाएगी। यानी कि इस साल केस बी के केस में ग्रॉस टोटल इनकम विल बी 1,30,000। कोई डाउट? एक्सेप्शन नंबर 2, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। इनकम इन एक्सेस ऑफ लॉस इन एक्सेस ऑफ ₹2 लाख अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैन नॉट बी सेट ऑफ विथ इनकम अंडर अदर हेड्स ऑफ इनकम। बातचीत किए थे ना, हाउस प्रॉपर्टी जो है अपना तकलीफ सारे भाइयों के साथ शेयर करेगा, बट अपने भाइयों को 2 लाख रुपया से ज़्यादा की तकलीफ नहीं देगा। बस वही चीज़ थ्योरी में लिखी हुई है, लिखी हुई पॉलिश लैंग्वेज में लिख देता है ये लोग, आपको एग्जाम में लिखने में इजी रहेगा। हमने तो वो जो फैमिली मेलो ड्रामा समझाया, बस उसके अंदर सारा पूरा आपको सेक्शन 70, सेक्शन 71 सब कुछ आ गया। एक एग्जाम्पल है, बीपी हेड में आपके पास पॉजिटिव इनकम है 2,80,000, हाउस प्रॉपर्टी में -20,000, आराम से एडजस्ट कर दो, दोनों के बीच में बहुत अच्छी रिलेशनशिप है। 2,60,000 इज योर। सबसे दुनिया का सबसे बेहतरीन पर्सन यही है। एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्स 80,000 पॉजिटिव फिगर, रेंट फ्रॉम लैंड 20,000 माइनस निगेटिव फिगर। क्या ऑफसेट हो जाएगा? क्या ऑफसेट हो जाएगा क्या? हाँ जी एकदम ऑफसेट हो जाएगा। अच्छा बंदा है, ऑफसेट करवा लिया। बट केस बी में ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्स में माइनस फिगर है 90,000 एंड रेंट फ्रॉम लैंड इज पॉजिटिव फिगर। ये बंदा बोलता है हम तो सबकी तकलीफ में काम आएगा, लेकिन हमारी तकलीफ में हम अपनी तकलीफ किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। हैंसफोर्थ 1,30,000। रिमेनिंग का क्या होगा सर? कैरी फॉरवर्ड। ध्यान रहेगा, आगे बढ़े। सर ऐसा हो जाए तो सपोज यहाँ पर भी माइनस फिगर 10,000 और यहाँ पर भी माइनस फिगर 15,000, क्या होगा सर? 10,000 तो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, 15,000 इस अदर सोर्सेस का लॉस रहेगा। ये आप पहले चाचाओं से एडजस्ट कर लेना, चाहे सैलरी चाचा हो, चाहे बीपी चाचा हो, चाहे सीजी चाचा हो, एचपी चाचा हो, किसी भी चाचा से एडजस्ट कर लेना। अगर अदर चाचा के पास भी इनकम नहीं है तो ये बस यहीं ख़त्म, यहीं ख़त्म। यानी कि अदर सोर्सेज में अदर इनकम वाला जो पार्ट है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, ध्यान रहेगा। अदर एक्सेप्शन सब अपने को आता है, उस मेलो ड्रामा में हमने सब कुछ सीख लिया, अब खाली उसकी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। लॉस ऑफ ए स्पेसिफाइड बिजनेस कवर्ड अंडर सेक्शन 35 AD कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ अदर स्पेसिफाइड बिजनेस। बातचीत किए थे 35 AD में अगर कोई लॉस है तो 35 AD के ही बिजनेस से वो एडजस्ट होगी, चाहे सेम बिजनेस हो चाहे कोई दूसरा बिजनेस, पर वो बिजनेस स्पेसिफाइड बिजनेस होना चाहिए अंडर सेक्शन 35 AD। लॉस फ्रॉम ए नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस। बातचीत किए थे
ये भी तो इनकम अंडर इनकम फ्रॉम बिजनेस स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 35 AD इज़ अ वेरी नाइस पर्सन। बातचीत किए थे, छोटे भाई की हेल्प जरूर करेगा, ऑब्वियसली ये ही विल डू इट। सबसे स्वार्थी आदमी, बातचीत किए थे। नो लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, रेसेस, कार्ड गेम, गैम्बलिंग और बैटिंग एक्सेट्रा। बातचीत किए थे। सबसे सेल्फिश बंदा यही है, बोलता है कि हम किसी के भी हेल्प नहीं करने वाले, हमको कभी माइनस होता नहीं है, हमको दरकार नहीं है और हम किसी की हेल्प नहीं करेंगे। लॉस फ्रॉम ए सोर्स विच ऑफ इनकम ऑफ विच इज एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी इनकम। सपोज आपको एग्रो इनकम की जगह माइनस है, एग्रो लॉस है, सर इनकम अगर एग्जाम्प्ट होता है तो वो लॉस जो है वो भी तो एग्जाम्प्ट ही मानना चाहिए आपको। वो लॉस का भी आप कुछ नहीं करेंगे, वो लॉस टैक्सेबल इनकम के साथ, टैक्सेबल बिजनेस के साथ एडजस्ट नहीं होगी। अब आते हैं इंटर हेड एडजस्टमेंट। बीपी और सीजी के बीच में क्या रिलेशनशिप है? ये जो हेड वाइज एडजस्टमेंट होता है उसको हम लोग कहते हैं इंटर हेड एडजस्टमेंट। इसकी पढ़ाई कहाँ लिखी हुई है? सेक्शन 71 में। हम लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं। कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी दिक्कत हो, आप कमेंट सेक्शन को यूज़ कीजिए, कमेंट डालिए, टैक्स पॉइंट इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में कमेंट डालिए। पढ़ाई किए थे। लॉस अंडर द हेड कैपिटल गेन कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम अंडर एनी अदर हेड। बातचीत तो किए थे सर। कैपिटल गेन जो है वो किंग है और किंग कभी भी किसी से हेल्प नहीं लेगा, पर किसी को भी प्रॉब्लम है अपनी प्रॉफिट, अपनी संपत्ति दे देगा, अपनी वेल्थ दूसरों के लिए दे देगा। लॉस अंडर एनी अदर हेड एग्जाम्पल बिजनेस लॉस शैल बी अलाउड टू बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन। बातचीत किए। एक एग्जाम्पल आपके सामने है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पॉजिटिव 80,000, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निगेटिव 60,000, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निगेटिव 20,000। सर सबसे पहले तो आप सेक्शन 70 अप्लाई कीजिए, होगा क्या? हाँ जी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। छोटा भाई माइनस में है, बड़ा भाई तो फायदे में है, आपस में ऑफसेट कर लेंगे। अब इनका नेट कितना बचा? 20,000 पॉजिटिव। कैपिटल गेन हेड तो दूसरे भाई को देता ही है। इस भाई को दिक्कत है, इस चाचा को दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, हम हैं, एडजस्ट करवा लो। ग्रॉस टोटल इनकम कितनी हुई? नील। कोई भी दिक्कत समझने में हो तो जरूर कमेंट करें। केस नंबर बी। लॉन्ग टर्म निगेटिव फिगर 90,000, शॉर्ट टर्म निगेटिव फिगर 30,000, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 1,30,000 पॉजिटिव। सर इन दोनों का समेशन करते हैं 120 निगेटिव आता, पर यह है राज परिवार। बातचीत किए थे। कैपिटल गेन इज द किंग। कैपिटल गेन किसी से भी हेल्प नहीं लेगा, मतलब नहीं लेगा। ये जो लॉसेस है, दीज लॉसेस शैल बी कैरी फॉरवर्ड एंड ये जो है यही आपकी ग्रॉस टोटल इनकम रह जाएगी। यानी कि इस साल केस बी के केस में ग्रॉस टोटल इनकम विल बी 1,30,000। कोई डाउट? एक्सेप्शन नंबर 2, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। इनकम इन एक्सेस ऑफ लॉस इन एक्सेस ऑफ ₹2 लाख अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैन नॉट बी सेट ऑफ विथ इनकम अंडर अदर हेड्स ऑफ इनकम। बातचीत किया था ना, हाउस प्रॉपर्टी जो है अपना तकलीफ सारे भाइयों के साथ शेयर करेगा, बट अपने भाइयों को 2 लाख रुपया से ज़्यादा की तकलीफ नहीं देगा। बस वही चीज़ थ्योरी में लिखी हुई है, लिखी हुई पॉलिश लैंग्वेज में लिख देता है ये लोग, आपको एग्जाम में लिखने में इजी रहेगा। हमने तो वो जो फैमिली मेलोड्रामा समझाया, बस उसके अंदर सारा पूरा आपको सेक्शन 70, सेक्शन 71 सब कुछ आ गया। एक एग्जांपल है, बीपी हेड में आपके पास पॉजिटिव इनकम है 2,80,000, हाउस प्रॉपर्टी में -20,000। आराम से एडजस्ट कर दो, दोनों के बीच में बहुत अच्छी रिलेशनशिप है। 2,60,000 इज योर ग्रॉस टोटल इनकम, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे केस में बीपी में 280 एंड हाउस प्रॉपर्टी में लॉस है 230। आपस में पूरा ऑफसेट कर देंगे। रिलेशनशिप इज वेरी नाइस। बोलता है रिलेशनशिप बहुत अच्छी है, एडजस्ट कर सकते हो, पर एचपी बोलता है हम 2 लाख रुपए से ज़्यादा की तकलीफ अपने भाइयों को नहीं देंगे। यानी कितना एडजस्ट हो सकता है सर? 2 लाख रुपए एडजस्ट हो सकता है। 280 में 2 लाख एडजस्ट किया, 80,000 शैल बी ट्रीटेड एज ग्रॉस टोटल इनकम, और जो बैलेंस 30,000 बचा है, जो बैलेंस 30,000 बच गया वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा।
आई बात समझ में? तीसरा एक्सेप्शन, लॉस अंडर द हेड बीपी कैन नॉट बी सेट ऑफ फ्रॉम इनकम अंडर द हेड सैलरी। बातचीत किए थे, बीपी और सैलरी के बीच में आपस में अच्छा रिलेशनशिप नहीं है। सैलरी में कभी माइनस होता नहीं है और बीपी बोलता है हम अपना माइनस बाकी भाइयों के पास ले जाएगा पर सैलरी के पास नहीं ले जाएगा, इनका रिलेशनशिप नहीं अच्छा। लॉस अंडर एनी अदर हेड, एग्जाम्पल लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी शैल बी अलाउड टू बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम ए स्पेकुलेटिव बिजनेस। बाकी लॉस अगर हाउस प्रॉपर्टी हेड में लॉस हो और स्पेकुलेशन बिजनेस में इनकम हो, आराम से एडजस्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अदर एक्सेप्शंस, लॉस ऑफ ए स्पेसिफाइड बिजनेस कवर्ड अंडर सेक्शन 35 AD कैन नॉट बी सेट ऑफ फ्रॉम, जब अपने भाइयों के साथ एडजस्ट नहीं हो रहा है तो सर ये तो थमरूल हम लोग समझ ही गया कि चाचा के साथ भी एडजस्ट नहीं हो रहा, तो क्या हो रहा है इसलिए उसका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। लॉस अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज, ये भी किसी के साथ एडजस्ट नहीं होता, बहुत अच्छा आदमी है, क्या होगा कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। लॉस फ्रॉम ए सोर्स इनकम ऑफ विच इज एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 10 कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी टैक्सेबल इनकम, बातचीत किए हुए ऑलरेडी। और लॉटरी तो बेचारा बोलता है कि हम तो किसी से लेगा ही नहीं, हमारे अपने भाई का नहीं लेगा तो चाचा के लड़के का क्या लेगा। सपोज बोलता है कि हम अपने ब्रदर अदर सोर्सेस अदर इनकम का ही अगर माइनस में है तो हम उसके साथ अपना प्रॉफिट एडजस्ट नहीं करेगा, तो बीपी चाचा के लड़कों के साथ अपना लॉस अपना प्रॉफिट क्यों शेयर करे। ये तो सबसे सेल्फिश आदमी है, इसका बात ही मत सुनिए, ध्यान रहेगा। कुछ रूल्स और आपको ध्यान में रखने हैं एडजस्ट करने से पहले इंट्रा हेड एंड देन इंटर हेड। ऐसा नहीं है सपोज आपके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 1 लाख रुपए का, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है 1.5 लाख रुपए का, बिजनेस लॉस है से 75,000 रुपीज़ का। ऐसा नहीं कर सकते आप पहले इसको इसके साथ एडजस्ट कर देंगे और कैरी फॉरवर्ड इसको करेंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको पहले इंट्रा हेड आपको पहले करना पड़ेगा, पहले इंट्रा हेड करके हेड की इनकम निकालिए एंड फिर आप दूसरे हेड के साथ एडजस्ट करना या नहीं करना के बारे में सोचिए। पहले आपको इंट्रा हेड एडजस्टमेंट करना पड़ेगा एंड उसके बाद आप इंटर हेड एडजस्टमेंट कीजिएगा। करते हुए इज अ बंगाली वर्ड, करना पड़ेगा। गट माई पॉइंट? फर्स्ट ऑफ ऑल you are supposed to do intra head adjustment and then inter head adjustment। एक ऑर्डर में ही आपको चलना, ऐसा नहीं है कि आप पहले इंटर हेड करेंगे फिर इंट्रा हेड करेंगे, इट्स नॉट पॉसिबल। फर्स्ट ऑफ ऑल you apply section 70 and then section 71। whether to set off the loss or not, it is not an option। सर ये क्या हुआ? ऑप्शन मतलब कोई सपोज मिस्टर एक्स की इनकम कुछ इस तरीके से है, बिजनेस बीपी हेड के अंदर उसको 2 लाख रुपीस का निगेटिव इनकम है, ओके। HP इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में पॉजिटिव इनकम 1,50,000। He is trying to say since my income considering this part, only this part, और उसका कोई इनकम नहीं है, is below the basic exemption limit, इस साल तुमको कुछ टैक्स देना ही नहीं है, तो क्यों ना मैं इसको इसके साथ एडजस्ट नहीं करता, इसको कैरी फॉरवर्ड कर देता हूँ और कहता हूँ मेरी इनकम जो है वो 1.5 लाख रुपया है एंड अकॉर्डिंगली इस साल भी टैक्स मेरा 0 लड्डू। अब नेक्स्ट ईयर मेरा बिजनेस इनकम जो है वो हो जाएगा 5 लाख रुपीज़ का और HP इनकम तो रहेगी मेरे पास 1.5 लाख रुपए का। तो ये जो 2 लाख का लॉस जो है मैं इसके साथ एडजस्ट करके इसको कर दूंगा 3 लाख और ये 1.5 लाख और जोड़ा, ये एडिशन और किया, समेशन किया, टोटल कम्स टू 4,50,000। से आफ्टर अप्लाइंग रिबेट अंडर सेक्शन 87A यहाँ पर मेरा टैक्स लायबिलिटी 0 हो जाएगा। कैन ही डू सो? नो। वाई नो? दिस इज नॉट चॉइस,
यू हैव टू एडजस्ट योर लॉस। जैसा पहला अपॉर्चुनिटी मिलता है उसमें आपको एडजस्ट करना है। ऐसा नहीं है कि आप इस तरीके से काम करो, आपको यही बोलना पड़ेगा इस साल मेरा लॉस 50,000 है और ये 50,000 आप ज़रूर कैरी फॉरवर्ड कीजिए और इसके साथ एडजस्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर इसको सॉल्यूशन करें तो ये 50,000 इसके साथ एडजस्ट होगा 5 लाख के साथ नेक्स्ट ईयर्स। बीपी इनकम 450 एंड एचपी 1,50,000 ऑल टुगेदर कम्स टू 6 लाख। आपको अकॉर्डिंगली टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है। आपकी चॉइस नहीं है वेदर टू सेट ऑफ और नॉट, ये आपको मैंडेटरीली करना है। गिवन जो प्रिंसिपल्स दिए हुए, गिवन जो रेस्ट्रिक्शंस दिए हुए हैं उनको फॉलो करते हुए। हाँ, अगर रेस्ट्रिक्टिव होता यहाँ सैलरी इनकम होती ऑब्वियसली ये आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते थे, क्योंकि बीपी और सैलरी एडजस्टेबल नहीं है, ध्यान रहेगा। लॉसेस विच कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड शुड बी एडजस्टेड फर्स्ट। हाँ, ये है सपोज आपके पास 2 वेराइटीज ऑफ लॉसेस है और इनकम एक ही है। मान लीजिए आपके पास शॉर्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 1 लाख रुपए का, बीपी में लॉस है आपके पास मान लीजिए 75,000 का एंड एचपी में भी लॉस है मान लीजिए 65,000 का। अब ये तो तय है कि पूरा लॉस आप एडजस्ट नहीं कर सकते। इस भाई ये जो ब्रदर है लॉन्ग टर्म, ये पूरा लॉस पूरे भाइयों का एडजस्ट एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। तो सर क्या पहले बीपी का एडजस्ट करना है कि पहले एचपी का एडजस्ट करना है? बोलता है ये हमने आपकी प्रायोरिटी पे छोड़ दिया। ये जो इंटर हेड रिलेशनशिप, हाँ अगर बीच में कहीं शॉर्ट टर्म का लॉस होता तो पहले तो वो आपको करना ही होता। मान लीजिए शॉर्ट टर्म में 10,000 का निगेटिव फिगर है, इसमें कोई चॉइस नहीं है, ये तो आपको एडजस्ट करके आपको 90,000 लाना ही पड़ेगा। इनमें किसके साथ एडजस्ट होगा और किसका लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा ये आपकी चॉइस पे छोड़ दिया। जहां पे कुछ भी नहीं लिखा वो आपके लिए ऑप्शनल बन गए हैं। अब आप अगर बीपी 75,000 और इसमें से रिमेनिंग 15,000 एडजस्ट करते हो तो आप ये कह दोगे कि एचपी का 50,000 का लॉस हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, और अगर पहले इसके एडजस्ट कर रहे हो और 25 इसके साथ एडजस्ट करोगे तो बोलोगे कि बीपी का 50,000 हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। आपकी चॉइस पे यहाँ पे आपको जरूर चॉइस दिया गया कौन से लॉस को एडजस्ट करना है, ये आपकी चॉइस है एंड अकॉर्डिंगली आपको डिसाइड करना है। सर किसका चॉइस को लेना चाहिए, कौन सा प्रेफरेबल है? सर जिसमें नेक्स्ट ईयर इनकम होने के चांसेस ज़्यादा है उस लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड कीजिए। अगर आपका हाउस प्रॉपर्टी में इनकम होने का ज़्यादा चांस है उसको कैरी फॉरवर्ड कीजिए। अगर बीपी में चांस ज़्यादा है तो बीपी को कैरी फॉरवर्ड कीजिए, ताकि अगले साल वो ऑफसेट करके आपकी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस किया जा सके। क्लियर है? कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, सिर्फ यही लॉसेस कैरी फॉरवर्ड होगा। इसके अलावा अगर कोई लॉस है और वो एडजस्ट नहीं हो पाया करंट ईयर में तो वो लॉस भूल जाइए, लैप्स हो जाएगा। सर ऐसा कौन सा लॉस है? अपने बातचीत किए थे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का एक तीसरा बच्चा, 3 बच्चे थे, अर्निंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज, विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स एक्सेट्रा एंड अदर इनकम। अदर इनकम वाला जो पोर्शन है वो अगर निगेटिव इनकम है तो वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। इस साल अगर एडजस्ट हो गया तो वेरी गुड, नेक्स्ट ईयर उसका कैरी फॉरवर्ड होने का कोई प्रोविजन नहीं है, वो आगे उसकी कोई जनरेशन नहीं है, बाकी सब कैरी फॉरवर्ड है। सॉरी, लॉस अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सेक्शन 71B में कवर्ड है। लॉस अंडर द हेड बीपी अदर देन स्पेकुलेटिव लॉस सेक्शन 72 में कवर्ड है। स्पेकुलेशन बिजनेस सेक्शन 73 में कवर्ड है। लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस कवर्ड अंडर सेक्शन 35AD। ये सब कैरी फॉरवर्ड की बात तो हो रही है। इंट्रा हेड हम लोग बातचीत कर लिया और कैरी फॉरवर्ड होने के बाद सिर्फ और सिर्फ अपने ही हेड में एडजस्ट होता है। सेक्शन 73A में कवर्ड है। लॉस अंडर द हेड कैपिटल गेन सेक्शन 74 में कवर्ड है एंड लॉस अंडर द हेड एक्टिविटी ऑफ ऑनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज सेक्शन 74A में कवर्ड है। सर विनिंग फ्रॉम लॉटरीज इस लिस्ट में नहीं है। सर विनिंग फ्रॉम लॉटरीज में लॉस होता ही नहीं है, वो हमेशा पॉजिटिव रहता है, उसको कैरी फॉरवर्ड करने की दरकार नहीं है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का अदर इनकम वाला पोर्शन इसमें आया नहीं, वो उसकी नेक्स्ट जनरेशन नहीं है, वो अगर इधर एडजस्ट हुआ तो वेरी गुड, अदरवाइज उसको भूल जाइए आप, ध्यान रहेगा। एक छोटी सी टेबल आपके सामने है, इसी में आपको कैरी फॉरवर्ड के पूरे सिस्टम ध्यान में रह जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 71B हाउस प्रॉपर्टी लॉस,
किसके साथ एडजस्ट होगा? कैरी फॉरवर्ड होने के बाद वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ही हेड में एडजस्ट होंगे, चाचा ताऊ के पास नहीं जाएंगे। किसके साथ एडजस्ट होगा? ओनली अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के साथ ही एडजस्ट होगा। कितने साल तक एडजस्ट करना रहेगा? 8 साल तक। 7 जनरेशन का बोलते हैं ना, 7 जन्मों का साथ है। इनका हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अच्छा है, 7 जन्म के साथ 1 जन्म और ले लो, 8 साल तक आप एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद भी अगर एडजस्ट नहीं हुआ तो भूल जाइए। सर रिटर्न, ये क्या होता है? इनकम टैक्स का एक रिटर्न जमा करना पड़ता है। इनकम टैक्स का रिटर्न जो जमा करना पड़ता है, बोलता है कि ये लॉस कैरी फॉरवर्ड होके बेनिफिट तभी देगा, क्या आप रिटर्न टाइमली जमा करोगे तभी ये बेनिफिट मिलेगा, कि डिलेड भी कर दिया या बिलेटेड कर दिया तो भी क्या ये बेनिफिट मिलेगा क्या? बोलता है कि रिटर्न आप टाइमली जमा करो या ना करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लॉस आपको नेक्स्ट 8 ईयर्स तक हाउस प्रॉपर्टी हेड में एडजस्टेबल जरूर है, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस किसके साथ एडजस्ट होगा? सर बातचीत किए हैं, हेड नहीं बदलेगा, अपने ही हेड में एडजस्ट होगा, बीपी हेड में। कितने साल तक में एडजस्ट करना है? 8 साल में एडजस्ट करना है। रिटर्न टाइमली जमा होना चाहिए क्या? रिटर्न टाइमली जमा होगा तभी ये लॉस 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड होगा। अगर रिटर्न आपने जिस साल का लॉस है उस साल अगर आपने रिटर्न टाइमली नहीं जमा किया है तो ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, ध्यान रहेगा। सर इस साल तो जिस साल का लॉस है उस साल का तो रिटर्न हमने टाइमली जमा कर दिया, कैरी फॉरवर्ड भी कर दिया, पर अगले साल भी लॉस लग गया। इन ईयर 2 हमको लॉस लगा, ईयर 1 में भी तो लॉस था बिजनेस में, एंड ईयर 2 में भी बिजनेस हेड में लॉस हो गया। तो उस साल पर हमने रिटर्न डिले कर दिया, बिलेटेड रिटर्न फाइल किया, तो क्या होगा? सर फर्स्ट ईयर का रिटर्न भी लॉस जो था कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा क्या? थर्ड ईयर में फर्स्ट ईयर का जो लॉस था वो आपका थर्ड ईयर में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आपने रिटर्न जो है वो टाइमली सबमिट किया है, लेकिन सेकेंड ईयर में आपने जो रिटर्न है वो डिले कर दिया, बिलेटेड हो गया। सेकेंड ईयर का जो बिजनेस में लॉस हुआ वो आप भूल जाइए, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। उसको उस साल में अगर एडजस्ट कर सकते तो कर लीजिए, कैरी फॉरवर्ड तो नहीं होगा, ध्यान रहेगा। अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन, इसकी पढ़ाई थोड़ी देर बाद में अपने पढ़ते हैं या बता देते हैं, चलिए अभी कर लेते हैं। अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन जो है इस पूरी फैमिली का सबसे अच्छा बच्चा है। बीपी का ही एक छोटा बच्चा है जो मैंने उस समय बताया नहीं था। ये बच्चा सबके साथ एडजस्टेबल है, बस एक के साथ छोड़ दीजिए, सैलरी, क्योंकि पापा और सैलरी चाचा के साथ इनका टर्म्स अच्छा नहीं है। सैलरी के अलावा हर ब्रदर के साथ एडजस्टेबल है। विनिंग फ्रॉम लॉटरीज के साथ भी नहीं भैया, वो तो किसी को फटकने नहीं देता अपने पास, उसको तो भूल जाइए। आप सैलरी छोड़ दीजिए, विनिंग छोड़ दीजिए, बाकी किसी भी चाचा के पास ये चला जाएगा, सब इसको एडजस्ट कर लेंगे। और एक इसका पेक्यूलियर नेचर है, आपने बीपी जब पढ़ा होगा डेप्रिसिएशन के बारे में, इसका एक पेक्यूलियर नेचर भी आपको ध्यान में रहेगा, आपने पढ़ा होगा। अगर कोई डेप्रिसिएशन अनऑब्जर्व रह जाता है, एडजस्ट नहीं हुआ इस साल, जब नेक्स्ट ईयर जाता है तो ये करंट ईयर का डेप्रिसिएशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका तो 8 साल सर जीवन में कभी नहीं आएगा। सपोज फर्स्ट ईयर में आपका अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन रहा से 1 लाख रुपया, ठीक है। अगर ये किसी हेड में एडजस्ट हो जाए वेरी गुड, नहीं हुआ तो क्या होगा? जब ये सेकेंड ईयर में जाएगा, जब ये सेकेंड ईयर में जाएगा ना, सेकेंड ईयर में सपोज उस साल का डेप्रिसिएशन है 75,000 और साथ में ये 1 लाख और जुड़ जाएगा। आप बोलोगे करंट ईयर डेप्रिसिएशन है 1,75,000। फिर अगर एडजस्ट हो गया तो वेरी गुड, नहीं हुआ तो फिर कैरी फॉरवर्ड होगा। फिर जब थर्ड ईयर आएगा उसमें उस डेप्रिसिएशन का ये पार्ट एंड पार्सल बन जाएगा। ये तो करंट ईयर के डेप्रिसिएशन में चेंज हो जाता है, यानी कि इसका तो जनरेशन कभी खत्म ही नहीं हो रहा। ये इसलिए इसका 8 साल तो कभी आएगा ही नहीं सर, ये तो हमेशा करंट ईयर में ही रहेगा। ये जस्ट लाइक अनिल कपूर है, हमेशा ही यंग रहता है, इसलिए ये इनडेफिनाइट ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा। आप जब तक इसको एडजस्ट नहीं करते हो तब तक आपके लिए अवेलेबल है। रिटर्न टाइमली भरने की जरूरी है या नहीं है? तो लिखा है नो। आपका रिटर्न डिलेड भी है, कोई दिक्कत नहीं है, चलता रहेगा।
स्पेकुलेशन लॉस, इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन के साथ ही एडजस्ट होगा, बातचीत किए थे। करंट ईयर में भी अपने छोटे भाई को तकलीफ नहीं देता, चाचाओं को तकलीफ नहीं देता, तो जनरेशन चेंज होने के बाद तो बिल्कुल ही सवाल ही नहीं उठता, क्वेश्चन ही रेज नहीं होता। कितने ईयर्स तक? 4 ईयर्स तक ये कैरी फॉरवर्ड होगा, एडजस्ट हो गया, वेरी गुड। अदरवाइज भूल जाइए। रिटर्न टाइमली जमा करना है क्या? हाँ जी, रिटर्न अगर टाइमली नहीं जमा किया तो भूल जाइएगा। लॉस ऑफ ए स्पेसिफाइड बिजनेस कवर्ड अंडर सेक्शन 35 AD, सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस से इनडेफिनाइट ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड होगा, यहाँ पे कोई ईयर्स का रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। रिटर्न जरूर टाइमली जमा कर दीजिएगा। कैपिटल लॉस, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, कोई भी कैपिटल गेन से एडजस्ट हो जाएगा, चाहे लॉन्ग टर्म हो चाहे शॉर्ट टर्म हो। कितने साल के अंदर? 8 साल में रिटर्न टाइमली जमा करना। लॉन्ग टर्म सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म के साथ ही एडजस्ट होगा, जनरेशन भले ही चेंज हो जाए फिर भी लॉन्ग टर्म तो लॉन्ग टर्म के साथ ही एडजस्ट होना है। कितने साल तक? 8 साल तक रिटर्न टाइमली जमा करना, हाँ जी करना है। लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ऑनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज, सिर्फ और सिर्फ इसी नेचर की इनकम के साथ एडजस्ट होगा। कितने साल तक? 4 साल तक रिटर्न टाइमली जमा सबमिट जरूर कीजिएगा। 4 ईयर्स में 1 2 ये है, बाकी सब 8 साल है या फिर इनडेफिनेट ईयर्स है। आगे बढ़े। कुछ इन 8 साल 4 साल के कुछ एक्सेप्शन है, 4 साल के तो नहीं है, रदर 8 साल में ही कुछ एक्सेप्शन है, वो भी कुछ स्पेशल सिनेरियो में बिजनेस लॉस को लेकर इन्होंने एक्सेप्शन दिया है। पहला एक्सेप्शन हम लोग पढ़ रहे हैं, सेक्शन 33B की पढ़ाई हम लोग पढ़ रहे हैं। सिचुएशन, आप एक सिचुएशन को प्रिज्यूम कीजिए। सपोज मिस्टर एक्स एक बिजनेस करते थे, उस बिजनेस को उनको बंद करना पड़ा। बंद करने के पीछे रीजंस ये थे, ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज, राइट्स और सिविल डिस्टर्बेंस, एक्सीडेंटल फायर और एक्शन बाय एन एनिमी। पाकिस्तान ने बम का गोला गिरा दिया या भारत गोला गिराने जा रही थी, गलती से उनका भी उसमें स्वाहा हो गया। एक्शन बाय एन एनिमी और एक्शन टेकन इन कम्बटिंग एन एनिमी। इन सिचुएशंस की वजह से, इन 4 रीजन की वजह से अगर मिस्टर एक्स का बिजनेस बंद हो, बिजनेस तो ऑब्वियसली एकदम तबाह हो गया होगा। इन 4 वजह से बिजनेस में लॉस लगा और वो लॉस अभी भी अनअब्जॉर्ब्ड है। इस बंदे के साथ सरकार को रहनी चाहिए या नहीं रहनी चाहिए? सरकार को स्टैंड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? यस, इस बंदे के साथ अपने सरकार को स्टैंड देना चाहिए। सरकार बोलती है काम करो मिस्टर एक्स, एक आप काम कीजिए। क्या काम करना है सर? आप इस बिजनेस को जो आपने डिसकंटिन्यू किया ड्यू टू दिस रीजंस, 3 years के अंदर, within 3 years from the end of the financial year in which this mishappening took place, जिस साल में बंद हुआ उसको जाने दीजिए। उसके बाद में 3 साल के अंदर अंदर आप अपने बिजनेस को वापस से रिवाइव कीजिए, वापस से रीएस्टेब्लिश कीजिए। आप अपने बिजनेस को रिवाइव कीजिए, रीएस्टेब्लिश कीजिए, रिकंस्ट्रक्ट कीजिए। अगर ऐसा कर लेते हैं, अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो हम आपके साथ हैं। आपने भी हिम्मत दिखाई है, हम भी अपनी तरफ से आपको हेल्प करेंगे। क्या हेल्प करेंगे सर? इस साल जो लॉस लगा है, जिस साल ये मिसहैपनिंग हुई थी, इस साल जो लॉस लगा था या और भी कोई पिछला जो कैरी फॉरवर्ड होते हुए लॉस आ रहा था, वो जितना लॉस एलिजिबल था, वो जिस साल से आप बिजनेस कंटिन्यू करेंगे उस साल का लॉस मान लेंगे। अगर उस साल अगर आपकी कोई कमाई होगी उसके साथ उसको हम लोग एडजस्ट कर देंगे एंड अकॉर्डिंगली कैरी फॉरवर्ड की फैसिलिटी आपको नेक्स्ट 7 years तक और दे देंगे। समझ में आया मेरी बात? कहना ये चाह रहा है कि किसी पर्सन्स का इन 4 वजह से, नेचुरल कैलामिटीज, राइट्स और सिविल डिस्टर्बेंस, एक्सीडेंटल फायर और एक्सप्लोजन्स, एक्शंस बाय एन एनिमी और एक्शन टेकन इन कम्बैटिंग एन एनिमी, इन 4 वजहों से कोई बिजनेस हैम्पर हो गया, लॉस लगा एंड उस वजह से उसने उस बिजनेस को डिसकंटिन्यू कर दिया। बोलता है विदिन 3 years फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच सच मिसहैपनिंग टुक प्लेस, अगर वो बंदा अपने बिजनेस को रिवाइव कर लेता है, रिकंस्ट्रक्ट करता है या रीएस्टेब्लिश करता है, तो ये जो लॉस लगा है, ये जो
पीरियड इस साल में लॉस लगा, ये लॉस अगर अनअब्जॉर्ब रह गया हो या और भी पिछले सालों का जो कैरी फॉरवर्ड होते हुए लॉस आ रहा था जो कि अनअब्जॉर्ब रह गया हो, वो जिस साल बिजनेस रिवाइव करेगा उस साल का लॉस कंसीडर कर लेंगे एंड अकॉर्डिंगली वो तो ऑफसेट हो जाएगा, टैक्स नहीं देना पड़ेगा। उस साल अगर अनऑब्जर्व रहता है तो आने वाले 7 साल तक आप उसको और फर्दर एडजस्ट कर सकते हो। तो सर इसमें एक्सेप्शन क्या हुआ? सर एक्सेप्शन ये हुआ कि जनरली आपको 8 साल मिलता है, यहाँ पे 3 साल तो आपको रिवाइव करने के लिए दे दिया, साथ में 7 साल और दे दिया, यानी कि लॉस जो है वो 10 साल से और 10 से ज़्यादा साल तक कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। ये एक एक्सेप्शन सिचुएशन है, ये एक एक्सेप्शनल सिनेरियो है। गवर्नमेंट आपकी हेल्प कर रहा है, आपकी हिम्मत के साथ गवर्नमेंट भी आपकी हेल्प करना चाहता है, इसलिए इस सिस्टम को बनाया गया है। ध्यान रहेगा। नेक्स्ट एक्सेप्शन, एक्सेप्शन नंबर 2, सेक्शन 41(5). ये एक्सेप्शन बोलता है कि अगर आपका कोई नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस हो और वो उस साल का लॉस हो जिस साल आपने वो बिजनेस बंद किया हो। मिस्टर एक्स का एक बिजनेस था, मिस्टर एक्स ने वो बिजनेस बंद कर दिया, वो बिजनेस नॉन स्पेकुलेटिव था और मिस्टर एक्स ने वो बिजनेस बंद कर दिया और बंद वाले साल में मिस्टर एक्स को नुकसान लगा हुआ है, माइनस में था और वो लॉस किसी भी हेड में एडजस्ट नहीं हुआ है और वो आज तक एडजस्ट नहीं हुआ है। जो बोले ना 8 साल तक अगर कोई दूसरा बिजनेस मिस्टर एक्स चालू कर देता, उसकी इनकम के साथ एडजस्ट कर लेता, वेरी गुड। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, वो लॉस ऐसा का ऐसा ही चलते आ रहा है। अगर हो गया हो तो अगर एडजस्ट हो गया तो वेरी गुड, नहीं हुआ फिर भी हम आपको एक चांस देते हैं। अगर उस बिजनेस के कोई बैड डेट रिकवरी हुआ या फिर सेक्शन 41(1) के अंदर कोई इनकम आई आपको या सेक्शन 41(3) में कोई इनकम आपको हुई, सर 41(1)(3) अब तो याद ही नहीं है, बीपी में पढ़े थे अब तो याद ही नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ साइड में लिख के रखा है। रिकवरी ऑफ एनी अमाउंट अर्लियर अलाउड एज डिडक्शन, सेक्शन 41(1). Sale of an assets used for scientific research, section 41(3). Bad debt recovery which was earlier allowed as deduction, section 41(4). ये आपको कभी भी अगर इनकम हो रही है इस नेचर की, तो ये जो लॉस आपने एडजस्ट नहीं हो पाया था आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। सर कितना साल तक? यही तो मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे कोई ईयर्स का लिमिटेशंस नहीं है। अगर 15 साल बाद में भी अगर ऐसा सिचुएशन बना है तो ये लॉस आप इस टाइप की इनकम के साथ 15 साल बाद भी एडजस्ट कर सकते हो। सर डबल बेनिफिट ले सकते हैं क्या? सर ये लॉस तो मैंने सेकेंड ईयर मैंने टेक्सटाइल बिजनेस चालू कर दिया था, उसी में एडजस्ट कर दिया और फिर 10 साल बाद में मेरे को इस बिजनेस का ये इनकम हुई, 41(1) की नेचर की बैड डेट रिकवरी या 41(4) की बैड डेट रिकवरी हुई, तो क्या मैं फिर से एडजस्ट? भाई यार डबल बेनिफिट नहीं लेना, एक लॉस एक ही बार एडजस्ट होगा, ध्यान रहेगा। 2 बार आप कोशिश मत कीजिएगा, ट्राई मत कीजिएगा। गॉट इट? सेक्शन 41(5). अब 2-3 केस और आपको समझना है, एक्सेप्शनल सिचुएशंस है, आपको ध्यान में रखना है और ये चैप्टर हमारी तरफ से कंप्लीट हो जाएगा। Accumulated loss and unabsorbed depreciation in case of amalgamation, section 72(a). अगर 2 कंपनियों का आपस में अमालगमेशन होता है, जो कंपनी खत्म होगी उसको हम लोग अमालगमेटिंग कंपनी बोलते हैं और जो कंपनी रह जाएगी या नहीं बनेगी दैट कंपनी इज टर्म्ड एज अमालगमेटेड कंपनी। बोलता है कि इस अमालगमेटिंग कंपनी का लॉस था, उस लॉस का क्या होगा? सर अमालगमेशन हो गया तो अमालगमेटिंग कंपनी तो ख़त्म हो गई, तो उस लॉस का क्या होगा? आइए पढ़ाई करते हैं। There has been an amalgamation of a company owning an industrial undertaking or ship or a hotel with another company. Amalgamation of a banking company with a specified bank. Amalgamation of a public sector company engaged in the business of operation of aircraft with another public sector company engaged in similar business. ये बनाया गया था इंडियन एयरलाइंस का अमालगमेशन एयर इंडिया में करने के लिए। कंडीशंस क्या क्या आपको सेटिस्फाइड करनी है? बोलता है कि अमालगमेटिंग कंपनी को कुछ कंडीशंस सेटिस्फाइड करनी है और कुछ कंडीशंस अमालगमेटेड कंपनी को सेटिस्फाइड करना है।
क्या क्या कंडीशंस है सर? अमालगमेटिंग कंपनी के लिए कंडीशंस ये है कि उसका बिजनेस एटलीस्ट 3 साल पुराना होना चाहिए, 3 और मोर ईयर्स पुराना ये बिजनेस होना चाहिए। held continuously as on the date of amalgamation at least 3/4 of the book value of the fixed assets held by it 2 years prior to the date of amalgamation। ये कंपनी अमालगमेटिंग कंपनी 2 साल पहले जितनी बुक एसेट्स होल्ड करके रखा था, फिक्स्ड एसेट्स होल्ड करके रखी थी, उसकी 3/4 वैल्यू का एसेट्स उसको डेट ऑफ अमालगमेशन के दिन होल्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सारा एसेट बेच पाच दिया और अब अमालगमेशन करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एटलीस्ट 3/4 ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स शुड बी होल्ड। उस दिन अमालगमेशन वाली डेट के दिन इतना फिक्स्ड एसेट्स होना चाहिए। कौन सी डेट से कंपेयर करेंगे? सपोज आप अमालगमेशन कर रहे हो 1/4/2020 के दिन, इससे ठीक 2 साल पहले आप जाइए 1/4/2018। इस दिन जो आपकी फिक्स्ड एसेट्स थी उसकी बुक वैल्यू की 3/4 बुक वैल्यू आपके पास इस दिन भी मौजूद होनी चाहिए। ध्यान रहेगा। अब अमालगमेटेड कंपनी को क्या करना है? बोलता है जिस दिन अमालगमेशन हुआ है, जितना एसेट्स इसको मिला है उसका 3/4 ऑफ द बुक वैल्यू जो है वो 5 साल तक रिटेन करना है। जिस दिन अमालगमेशन हुआ, यानी कि अमालगमेशन 20 को हुआ है तो 5 साल और जोड़ लो, 1/4/25 तक जितना इसको मिला उसका 3/4 तक 5 साल तक मेंटेन होना चाहिए। और उसका बिजनेस जो है वो 5 साल तक कंटिन्यू होना चाहिए। जो अमालगमेटिंग कंपनी जो बिजनेस करते आ रही थी वो बिजनेस अमालगमेटेड कंपनी 5 साल तक चलाएगी, कंटिन्यू रखेगी, और साथ में कुछ और भी प्रेस्क्राइब कंडीशंस है वो भी फुलफिल होना चाहिए रिगार्डिंग सम कैपेसिटी यूजेस तक का कंडीशंस है। ये अगर क्राइटेरिया फुलफिल हो जाती है तो क्या होगा? तो होगा ये, अगर ये दोनों क्राइटेरिया, अमालगमेटिंग कंपनी की कुछ क्राइटेरिया और अमालगमेटेड कंपनी की कुछ क्राइटेरिया, ये साइमल्टेनियसली फुलफिल हो जाए तो ये जो अमालगमेटिंग कंपनी का लॉस है, कौन सा लॉस सर? बिजनेस लॉस। कौन सा बिजनेस का लॉस? नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस एंड अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। ये जो 2 टाइप की लॉस जो है, अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन एंड लॉस फ्रॉम नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस, जो अभी तक एडजस्ट नहीं हुए हैं, वो अमालगमेटेड कंपनी के लॉस मान लिए जाएंगे। कौन से साल के मान लिए जाएंगे? जिस साल में अमालगमेशन हो रहा है उस साल का लॉस मान लिए जाएंगे। सर बिजनेस लॉस तो मेरा 10 साल पुराना है, अमालगमेटिंग कंपनी का लॉस 10 साल पर, नहीं वो नहीं, जो लॉस एडजस्ट इस साल का हो या पिछले सालों का जिसका अभी तक लाइफ लाइन खत्म नहीं हुआ, जिसका 8 साल का जो जनरेशन 8 जनरेशन तक चलता है ना, बातचीत किए थे, वो जनरेशन वाला पीरियड अभी तक चल रहा हो, वही लॉस को हम लोग एलिजिबल लॉस बोलेंगे। अगर सपोज अमालगमेटिंग कंपनी को 2000 में कोई लॉस लगा था 10 करोड़ रुपया का और इस साल वो अमालगमेट हो रही है, तो क्या ये लॉस भी एडजस्ट होगा? क्या ये लॉस भी अमालगमेटेड कंपनी को मिलेगा क्या? नहीं सर, ये तो 8 साल में लैप्स हो चुका ऑलरेडी। जो ऑलरेडी लैप्स हो गया है उनको भूल जाइए, जो कब्र में चला गया है भूत को मत निकालिए बाहर। जो अलाइव लॉस है, करंट ईयर का लॉस या पिछले 8 साल जो एलिजिबल है कैरी फॉरवर्ड होने के लिए, वो लॉसेस की सिर्फ बातचीत कीजिए। वो लॉसेस अमालगमेटेड कंपनी के करंट ईयर के लॉस मान लिए जाएंगे, एंड करंट ईयर का लॉस अगर मानेंगे तो फिर करंट ईयर प्लस 8 साल और आपको बेनिफिट मिलेगा। आई बात समझ में? सर तो इसमें नया क्या 8 साल था बोलते यार। इस केसेस में वो सपोज अगर अमालगमेटिंग कंपनी के हाथ में अगर किसी लॉस का 7th ईयर था, वो अमालगमेटेड कंपनी का फर्स्ट ईयर 0 ईयर्स बन जाएगा, तो आपको 8 + 7 15 साल का मिल रहा है ना। ये एक्सेप्शन हुआ है कि नहीं हुआ? गट इट। जितने भी लॉसेस एलिजिबल थे, एलिजिबल लॉसेस कौन सा होगा? सिर्फ अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन और नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस। वो भी कौन से? जो एलिजिबल है कैरी फॉरवर्ड होने के लिए, सिर्फ वही लॉसेस को अमालगमेटेड कंपनी के
करंट ईयर का लॉस मान लिया जाएगा एंड अकॉर्डिंगली 8 साल तक एडजस्ट आप कर सकते हो। अगर सर क्राइटेरिया तो 5-5 साल की है, हमने पहले ही साल उसको एडजस्ट कर दिया, अब दूसरे साल में हमने उसका सारा एसेट्स बिक्री कर दिया। अमालगमेटिंग कंपनी से जितना एसेट्स हमको मिला था वो हमने सारा एसेट्स बेच दिया। आपने तो बोला था क्राइटेरिया 3/4 को 5 साल तक मेंटेन करने के लिए, अब क्या कर लेगा, हमने तो लॉस एडजस्ट कर लिया। बोलता अगर कोई वायलेशन हुआ कंडीशंस का तो जिस साल में कंडीशन वायलेट होगी उस साल में जो लॉस आपने पहले एडजस्ट किया है वो उस साल की इनकम मान ली जाएगी। बात खत्म। क्लियर है? The accumulated loss and the unabsorbed depreciation of the amalgamated company shall be deemed to be the loss or depreciation of the amalgamated company for the previous year in which the amalgamation was affected. Accumulated losses यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस के बारे में ही बातचीत हो रही है। In case where conditions are not complied, the set off of loss or depreciation made in any previous year by the amalgamated company shall be deemed to be the income of the amalgamated company and chargeable to tax in the year in which such conditions are violated. बातचीत किए थे, जिस साल आप कंडीशन तोड़ोगे उस साल की इनकम में जोड़ देंगे वापस से। क्लियर? आगे बढ़े। सिमिलरली सर डीमर्जर होगा तो क्या होगा? बोलता है कोई दिक्कत नहीं है, डीमर्जर तो बहुत सिंपल है। अगर कोई यूनिट जो ट्रांसफ़र हो रही है वो अगर रिजल्टिंग कंपनी के पास चली गई और वो लॉस उसी पर्टिकुलर यूनिट का है तो वो लॉस रिजल्टिंग कंपनी को कैरी फॉर्वर्ड मिल जाएगा। सर नया 8 साल मिलेगा क्या? नहीं नहीं, नया नहीं, जितना रिमेनिंग पीरियड है वो रिजल्टिंग कंपनी के हिस्से में आ जाएगा। और अगर डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, किसी यूनिट से डायरेक्टली लिंक नहीं निकाल पा रहे हैं तो प्रोपोर्शनेट कर लेना। प्रोपोर्शनेट कौन से बेसिस पे करेंगे? सर टोटल एसेट्स डीमर्ज कंपनी का कितना था बिफोर डीमर्जर और उसमें से कितना एसेट्स रिजल्टिंग कंपनी ले गई है, इस रेशियो में उस लॉस को बांट लेना। जितना हिस्सा डीमर्ज कंपनी के पास आएगा उतना वो कैरी फॉरवर्ड करेगी, जितना हिस्सा रिजल्टिंग कंपनी के पास आएगा वो कैरी फॉरवर्ड करेगा। तो सर क्या नया 8 साल? नहीं नहीं, नया 8 साल की मैंने तो बात ही नहीं की। जितना रिमेनिंग पीरियड है उतना पीरियड के लिए रिजल्टिंग कंपनी के पास वो लॉस अवेलेबल रहेगा। क्लियर है? आगे बढ़े। सिमिलरली कैपिटल गेन हेड में आपने पढ़ा होगा, अगर कोई प्रोप्राइटरी कंसर्न या फर्म कंपनी में कन्वर्ट हो जाए, अगर कोई प्रोप्राइटरी कंसर्न या फर्म कंपनी में कन्वर्ट हो जाए तो क्या होगा? ऐसा होता है क्या? उसमें कैपिटल गेन में आपने पढ़ा होगा अगर कुछ क्राइटेरिया फुलफिल करती हो तो कैपिटल गेन हेड में कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं आता। सर अगर उस फर्म को या प्रोप्राइटरशिप कंसर्न को बिजनेस में लॉस हो या अनअब्जर्व डेप्रिसिएशन चल रहा हो तो कंपनी को बेनिफिट मिलेगा क्या? हाँ जी मिलेगा। कौन सा लॉस का बेनिफिट मिलेगा? सर एक ही रटा डायलॉग है इन लोग का, नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस और अनअब्जर्व डेप्रिसिएशन का बेनिफिट हम लोग कंपनी को दे देंगे। अगर प्रोप्राइटरशिप कंसर्न या फर्म का कोई लॉस है और वो लॉस वो और ये दोनों, ये फर्म या कंसर्न कंपनी में कन्वर्ट हो रही हो बाय सेटिस्फाइंग कंडीशंस गिवन अंडर सेक्शन 4713 और 4714, तो ये लॉस हम लोग कंपनी का मान लेंगे, करंट ईयर का मान लेंगे, नया 8 साल दे देंगे। गट इट? और जिस साल वायलेशन होगा, अगर कोई कंडीशन वायलेट हो जाती है उस साल में वापस से उस लॉस को टैक्सेबल कर देंगे। सिमिलरली अगर कोई कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट होती हो बाय सेटिस्फाइंग कंडीशंस गिवन अंडर सेक्शन 4713 कैपिटल गेन तो एग्जाम्प्ट हो गई, साथ में एक्यूमुलेटेड लॉस मतलब नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस एंड अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन, और वो भी अगर जो कैरी फॉरवर्ड जो हो सकता है, जो थ्योरी पहले पढ़े थे वही थ्योरी यहाँ पर भी एप्लीकेबल है, वो उस एलएलपी का करंट ईयर का लॉस मान लिया जाएगा एंड अकॉर्डिंगली नया 8 साल आपके पास अवेलेबल है। और अगर कंडीशन वायलेट करते हो तो जिस साल कंडीशन वायलेट करोगे उस साल वापस उसको टैक्सेबल इनकम की तरह कंसीडर। चलिए नेक्स्ट, एसएससी मस्ट बी सेम हु इंकर्ड द लॉस। जनरली बिजनेस लॉस में ये ध्यान रखिएगा कि जिसका लॉस उसी को साजे और के साथ एडजस्टमेंट नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि राम का लॉस है और रहीम ने उसको एडजस्ट कर लिया, ऐसे नहीं हो सकता। हावेवर कुछ सिनेरियो में
ये किसी और का लॉस कोई और एडजस्ट कर सकता है। अभी अपने लोग सब पढ़ चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल अमालगमेशन, अगर सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस, अगर वो कंडीशंस फुलफिल होती हो तो अमालगमेटिंग कंपनी का लॉस अमालगमेटेड कंपनी बेनिफिट ले रही है, एडजस्ट कर रही है। सिमिलरली सक्सेशन अपने लोग बातचीत किए थे, अगर कोई प्रोप्राइटरशिप कंसर्न अगर कंपनी में कन्वर्ट हो जाए, बातचीत किए थे सब्जेक्ट टू सर्टेन रेस्ट्रिक्शन, जो कैपिटल गेन में पढ़े थे 4713 और 4714 वो क्राइटेरिया अगर फुलफिल हो रही हो, उन सिनेरियो में लॉस भले ही किसी और का पर कोई और पर्सन एडजस्ट कर सकता है। सिमिलरली इनहेरिटेंस, मिस्टर एक्स के फादर एक बिजनेस चलाते थे, उनकी डेथ हो गई, अब वही बिजनेस उनका बड़ा लड़का या उनका लड़का चला रहा है तो वो लॉस कंटिन्यू रहेगा। अदरवाइज इन जनरल जिसका लॉस उसी को साजे और उस लॉस का बेनिफिट नहीं, और कोई दूसरा पर्सन उस लॉस का बेनिफिट नहीं ले सकता। फोर्थ वन इज द डीमर्जर, अभी थोड़ी देर पहले बातचीत किए थे। कुछ केसेस में तो ये लॉसेस कैरी फॉरवर्ड होंगे ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल HUF बिजनेस करता था और अब वो बिजनेस करता ने टेक ओवर कर दिया। अगर HUF को कोई लॉस लगा हो बिजनेस में तो वो करता उसको टेक ओवर करने के बाद करता तो उस लॉस का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। प्रोप्राइटरशिप बिजनेस थी, फर्म ने कैरी ऑन कर दिया, भले ही उसमें पार्टनर एक प्रोप्राइटर को पार्टनर भी बना लिया जाए तो अब भी वो फर्म को बेनिफिट नहीं देगा। अगर एक फर्म दूसरी फर्म में मर्ज हो जाए या सक्सीड हो जाए तब भी ये बेनिफिट नहीं मिलने वाला। इन 4 सिनेरियो के अलावा किसी और का लॉस कोई और एडजस्ट नहीं कर सकता। क्लियर है? एक और छोटा सा प्रोविजन है, लॉस ऑफ ए फर्म एंड चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन। होता क्या है, सपोज एक फर्म को लॉस लगा और उसके आने वाले सालों में ये लॉस को एडजस्ट होने से पहले अगर उस फर्म का कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हो जाए ड्यू टू रिटायरमेंट और डेथ ऑफ द पार्टनर, अगर उस फर्म का कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हो जाए ड्यू टू रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर, तो जो रिटायरिंग या जो पर्सन डिजीज हो गया है उसके हिस्से का जो लॉस है उसका बेनिफिट वो फर्म आने वाले सालों में नहीं ले पाएगी। हाउएवर अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई चेंज हुआ हो या कोई नया पार्टनर को एडमिट किया गया उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस ये रिटायरमेंट और डेथ के सिनेरियो में ही एप्लीकेबल होगा सेक्शन 70। एक एग्जांपल इसके लिए मेरे पास है, वो देख लीजिए, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। PQR are partner in a firm sharing profit and loss in the ratio 1:1:2 provide the following information. Find firm's net income assuming that salary and interest are not paid to partners, कोई उनको रेमुनरेशन वगैरह नहीं है। Net income of the firm in assessment year 2021 is rupees 1,20,000 माइनस में है, out of which अनएडजस्टेड डेप्रिसिएशन इज रुपीज 40,000। अनएडजस्टेड डेप्रिसिएशन पे सेक्शन 78 का कोई इंपैक्ट नहीं है, खाली बिजनेस लॉस के ऊपर ही अफेक्ट है। ऑन 31st May 2020 आर रिटायर्स फ्रॉम द फर्म एंड द अदर पार्टनर कैरी ऑन द सेम बिजनेस। आर इसमें से रिटायर कर गया। द फर्म्स इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22 बिफोर एडजस्टिंग द अफोरसेड लॉस एंड डेप्रिसिएशन इज रुपीज 1,20,000। ये 120 की लॉस के साथ हम लोग इस प्रॉफिट को एडजस्ट कर ले, ऐसा नहीं हो सकता। सिंस बीच में एक पार्टनर इसमें से रिटायर किया गया है, उसके हिस्से का जो लॉस है वो एडजस्टेबल नहीं होगा, वो लैप्स हो जाएगा। कैसे होगा आइए सॉल्यूशन में देखते हैं। पहले मैं इस टेबल को देख रहा हूं। टोटल अनअब्जॉर्ब्ड ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस कितना था फर्म के पास? 1,20,000। अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन उसमें से कितना है, क्योंकि अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन के ऊपर सेक्शन 78 का कोई रोल प्ले नहीं होता। 40,000 मैंने हटा दिया, बचा 80,000। ये हमारे पास लॉस है एक्सक्लूडिंग अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। इसमें से मिस्टर आर का हिस्सा कितना? 1:1:2 इनका हिस्सा था, यानी ऑल टुगेदर 4, उसमें से आधा इनका था, यानी कि 40,000 का हिस्सा मिस्टर आर का था।
उस 40,000 के हिस्से में भी मिस्टर आर 2 महीना तो वर्क किए थे। यहां पे देखिए वो रिटायर हो रहे हैं 31 मई 2020, यानी 2 महीना तक वो वर्क किए हैं, यानी 1,20,000 रुपया जो इनकम हुआ है फर्म को, उसमें 2 महीने की हिस्सेदारी मिस्टर आर की भी है। हम लोग प्रिज्यूम कर रहे हैं कि थ्रू आउट द ईयर इनकम इवनली रही है। 120 डिवाइड बाई 12 हर महीने का इनकम निकला। उसमें 2 महीना तक मिस्टर आर हमारे साथ जुड़े थे, अप्रैल और मई में, और उनका हिस्सा आधा है, कम्स टू ₹10,000। बैलेंस जो बचा ये 10,000 आउट ऑफ दिस 40,000, जो आर के हिस्से का लॉस था 40,000 का, उसमें से अप टू 10,000 तक हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। बैलेंस जो 30,000 है वो मिस्टर आर के रिटायर होते ही उनके साथ ये लैप्स हो जाएगा। अब इसको सॉल्यूशन और आगे बढ़ा लेते हैं, करंट ईयर की इनकम में उसको डाल देते हैं। Income before adjusting brought forward losses and depreciation is 1,20,000. Brought forward business loss excluding depreciation was 80,000. यहाँ हमने निकाला भी है, यही 80,000 इधर आया। इस 80,000 में 30,000 तो लैप्स हो जाएगा। इस 80,000 में 30,000 आपका लैप्स हो गया क्योंकि मिस्टर आर जो थे वो रिटायर कर गए। बैलेंस बचा 50,000। अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन के ऊपर सेक्शन 78 का कोई रोल नहीं है। ये 40,000 का और आपको माइनस मिलेगा। ऑल टुगेदर टोटल आपका डिडक्शन हुआ 90,000। बैलेंस जो 30,000 बचा शैल बी कंसिडर्ड एज टोटल इनकम ऑफ दैट पार्टनरशिप फर्म फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22। आई बात समझ में? थैंक यू। इसके साथ में कुछ 2 बातें मैं आपके साथ और शेयर करना चाहता हूँ। इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, टैक्स पॉइंट इंडिया। जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो आपको इमीडिएटली नोटिफिकेशन मिले एंड आप उसको देख पाएँ। और एक हमारी वेबसाइट है ecoursepoint.com। इस वेबसाइट में हमने हर चैप्टर्स को नेक्स्ट जनरेशन टूल्स के साथ डिज़ाइन किया है। साथ में आप उसमें MCQs बेस्ड कुछ टेस्ट भी दिए गए हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट जो है वो भी आप कर पाएंगे। आपको साथ साथ में रिजल्ट दिखाई देंगे। 2 to 3 अटेम्प्ट्स आपको मिलेंगे। क्वेश्चन बैंक इस चैप्टर से रिलेटेड एक क्वेश्चन बैंक बनाया गया है। आपके सामने रैंडम क्वेश्चंस आएंगे, उसमें से आपको सॉल्व करना है। आप 2 to 3 टाइम्स उसको अटेम्प्ट कर सकते हो और अपने नॉलेज को चेक कर सकते हो। साथ साथ में जैसे ही आप टेस्ट को कंप्लीट करेंगे आपको रिजल्ट आपके सामने दिखाई देगा, वेदर आपने आंसर करेक्ट दिया है कि गलत दिया है। अगर गलत दिया है तो करेक्ट आंसर कौन सा है। प्रैक्टिकल सम्स का आपको पूरा सॉल्यूशंस भी मिलेगा कि इस तरीके से इनका आंसर डिराइव किया गया। ये कोर्स ऑब्वियसली थोड़ा चार्जेबल है। चार्जेबल भी सिर्फ प्रॉफिट अर्निंग के लिए नहीं है। ये 100 रुपीज़ पर कोर्स पर स्टूडेंट्स हमने चार्ज लेवी किए थे, पर सिंस कंसिडरिंग द कोरोना सिचुएशंस एंड अदर सिचुएशंस इसमें डिस्काउंट्स हम लोग ऑफर कर रहे हैं। अगर आप ये कोड के साथ SO60 इस कोड के साथ अगर इस कोर्स में सेट ऑफ के रिलेटेड कोर्स को अगर आप इस साइट में इनरोल कीजिएगा तो आपको 60 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा। रिमेनिंग 40 रुपीज़ प्लस GST आपको जो है वो पेमेंट करना पड़ेगी। सर इसमें चार्ज लगाने के पीछे प्रॉफिट अर्निंग मोटो नहीं है। वेबसाइट्स की जो मेंटेनेंस कॉस्ट है एटलीस्ट वो कंट्रीब्यूशन के रूप में हम लोग को मिलनी चाहिए, इसी वजह से वो चार्ज लगाया गया है। प्रॉफिट अर्निंग मोटो नहीं है। ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें ऑप्शनल्स है। आप ये YouTube चैनल पे ये वीडियो शेयरिंग जो फ्री में चल रही है ये हमारी प्रोग्राम चलती रहेगी, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप एक्स्ट्रा कुछ करना चाहते हो तो प्लीज़ आप इसमें जाके सेट ऑफ के कोर्स को ज़रूर इनरोल कीजिए और ये कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा। 60 रुपीज़ का आपको डिस्काउंट रहेगा। रिमेनिंग अमाउंट जो रहेगी 40 प्लस GST वो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये पेमेंट वेबसाइट को मेंटेन करने के लिए कॉस्ट की रिकवरी के हिसाब से हम लोग देख रहे हैं। ये कंट्रीब्यूशन की तरफ ये कंट्रीब्यूशंस की तरह हम लोग इसको ट्रीट कर रहे हैं ताकि एक अच्छी प्रोजेक्ट्स को सरवाइव किया जा सके। थैंक यू वेरी मच।